हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, सेक्स एजुकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे इंडिया में एक टैबू समझा जाता है। इसके बारे में बात कोई नहीं करना चाहता। कोई इसके बारे में बोलो मत, कोई इसके बारे में कुछ बात मत करो, ये बहुत सीक्रेट चीज़ है। सेक्स एजुकेशन बहुत गंदी चीज़ है, अच्छी 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 ऐसा एक बिहेवियर इंडिया में है कि नो बडी वॉन्ट्स टू टीच इट। और जिसकी वजह से फिर जो हमारा यूथ है वो अलग अलग धारणा पैदा करता है, अलग अलग पता नहीं सतरंगी नॉलेज कहाँ कहाँ से लेके आते हैं ना। तो अजीब अजीब से मतलब लोगों के अंदर मिथ है, यूथ के अंदर मिथ है, उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। तो वो अपने दोस्तों से जाके बात करते हैं, फिर उनके दोस्त उनको उल्टी सीधी चीज़ें सिखाते हैं कि हमारा स्पर्म जो है वो घुटने में प्रोड्यूस होता है इस तरीके से। लिटरली मेरे जब मैं स्कूल में था तो मेरे फ्रेंड्स मुझको ये कहते थे कि मेल बॉडी में स्पर्म घुटने में बनता है। तो बहुत सारी ऐसी अजीब सी बातें और जो अजीब से मिथ है वो हवा में रहते हैं। तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर देता चलूँ कि भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो का वन एंड ओनली जो इंटेंट है वो है एजुकेशन प्रोवाइड करना। इस वीडियो के थ्रू मैं किसी भी टाइप की सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करना चाहता और किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी को मैं ग्लोरीफाई या ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप मामला समझ चुके हो कि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो एक चीज़ क्या होती है ना कि सेक्स एजुकेशन को लेके जो सबसे पहला वर्ड है सेक्स, ये शुरू कब होता है, कहाँ से शुरू होता है? अर्ली एजेस से बाय डिफॉल्ट शुरू होता है। यानी सेक्स इस वर्ड का आमतौर से मतलब तो होता है जेंडर। आमतौर आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो आप देखते हो कि उस पर लिखा होता है सेक्स, तो लोग मेल या फीमेल में से कोई एक को टिक करते हैं ना। तो ये पूरा मामला शुरू कहाँ से होता है? अर्ली एजेस से। अब यहाँ पे ये छोटे बच्चे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इनमें पहचान के दिखाओ कि इनमें से लड़का कौन है और लड़की कौन है, तो छोटे बच्चों में ये चीज पहचान पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जब तक आप उनकी चड्डी नहीं निकालोगे तब तक आप पहचान नहीं पाओगे कि ये लड़का है या लड़की है, इसमें से लड़का कौन है, इसमें से लड़की कौन है। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, एक जैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन यही बच्चे जब अपनी प्यूबिक एज पे पहुंचते हैं, प्यूबिक एज यानी टीन एज, जब 13 14 टीन एज होती है ना, 13 से लेकर 19 तक, इसे हम प्यूबिक एज कहते हैं। जब वो वही बच्चे अपनी प्यूबिक एज में पहुंचते हैं तब आप उनके अंदर फर्क कर पाना बहुत आसान होता है, बहुत इजीली आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। आप देख के बता दोगे कि ये लड़का है या लड़की है। भले ही उसने कोई लड़की कितना ही लड़कों वाला कपड़ा क्यों ना पहन ले, आप देख के पहचान जाओगे कि नहीं ये लड़की है। और कोई लड़का कितना ही लड़कियों की तरह कपड़ा क्यों ना पहन ले, आप फिर भी देख के एक अंदाजा लगा सकते हो कि यार ये लड़का है, ये लड़की लग नहीं रहा है ना। तो अब यहाँ पे ये जो प्यूबिक एज होती है वहां पे आप इजीली जो है प्यूबेरिटी जिसको हम कहते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई ये जो है वो लड़का है और लड़की। इसमें क्या डिफरेंस आता है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं और लड़कियां बड़ी होती हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू होते हैं। वो चेंजेस क्यों आते हैं वो अभी हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में एक्चुअली बहुत सारे बायोलॉजिकल और बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो लड़कों की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं? जैसे जब लड़का अपने चाइल्डहुड से निकल के टीनहुड में जाता है और टीनहुड के बाद एडल्टहुड आता है ना, तो जब बच्चा अपने टीनहुड में जाता है तो उसको दाढ़ियां निकलने लगती हैं, है ना। सबसे पहला उसको बियर्ड्स आ जाती हैं। दूसरा उसका जो आवाज है वो भारी हो जाती है ना, उसकी वॉइस जो है हार्ड वॉइस हो जाती है। लड़कों में ये चीजें होती हैं कि आपको हार्ड वॉइस देखने को मिलती है कि लड़कों की आवाज जो होती है वो भारी हो जाती है। लड़के थोड़े से मस्क्यूलर हो जाते हैं अगर अच्छी फैमिली से है, खाने पीने वाली फैमिली से है और ठीक ठाक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो वो जो है वो मस्क्यूलर हो जाते हैं, है ना। लड़के जो होते हैं आमतौर से लड़कों का विजिबिलिटी होता है जब बचपन से वो बड़े हो रहे होते हैं तो उनको दाढ़ी मुछे आती हैं, उनकी आवाज भारी हो जाती है, मसल्स जो होते हैं वो मस्क्यूलर हो जाते हैं लड़के। आमतौर से लड़कों की जो हाइट होती है वो भी लड़कियों से ज्यादा होती है आमतौर से। कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन आमतौर से लड़कों की जो हाइट होती है वो लड़कियों से ज्यादा होती है। उसके बाद लड़कों की बॉडी में कोई बहुत ज्यादा कर्वनेस नहीं होती। लड़कों की बॉडी ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और थोड़ा बहुत उसमें एक वी शेप आता है और वो एक अलग पूरी कहानी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो लड़कों को हमेशा लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन होता है। लड़कों को आमतौर से कौन पसंद आता है? लड़कियां पसंद आती है ना। अट्रैक्शन टूवर्ड्स
गर्ल्स, ये जो टीन एज के लड़के होते हैं इन्हें लड़कियां बड़ी प्यारी लगती हैं, इन्हें लड़कियां बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, इन्हें लड़कियां बड़ी खूबसूरत लगने लगती हैं। ये जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्ट हो रहे होते हैं लड़कियों की तरफ, यानी अपोजिट जेंडर की तरफ। ठीक है, उसके बाद ये जो लड़के होते हैं इनका कमांड हमेशा डोमिनेंस का होता है, मतलब इनका एक बिहेवियर बनते जाता है कि मुझे डोमिनेंस करना है। इवन मतलब अभी हम समझेंगे ये सब क्या है, मैं डिटेल में जाऊंगा कि ये कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हमको लड़कों में देखने को मिलती है। ठीक है, लड़के जो होते हैं उनके, अच्छा, और लड़कों के चेस्ट वगैरह पे भी बाल आते हैं, बॉडी हेयर्स आते हैं लड़कों को, है ना, लड़कों को जो है बॉडी हेयर्स आते हैं। लड़कियों को आमतौर से पूरे बॉडी के ऊपर बाल नहीं होते। तो ये जो है चेंजेस हमको लड़कों में देखने को मिलते हैं। लड़कियों में क्या देखने को मिलता है हमको, लड़कियों का जो फेस होता है आमतौर से क्लीन होता है ना, क्लीन एंड ब्यूटीफाई। इनका जो फेस होता है वो क्लीन होता है और वो ब्यूटीफाई हो चुका होता है, मतलब ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं लड़कियां टीन एज में। अपने 15 16 17 साल की जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं इन लोगों के लिए। फिर उसके बाद लड़कियों का जो चेस्ट होता है, मतलब उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, है ना। तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलता है गर्ल्स में, यानी उनके सीने जो होते हैं वो उभरे हुए दिखते हैं। ब्रेस्ट जो बॉयज के चेस्ट होती है और गर्ल्स के ब्रेस्ट होते हैं, तो जो ब्रेस्ट होते हैं वो उनके ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होते हैं। लड़कियों की जो कमर होती है आमतौर से पतली होती है, आमतौर से मैं कह रहा हूँ कि अब जो लड़कियां ठूस ठूस के खा रही हैं तो उनका कहाँ ही पतला होगा। अदरवाइज एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ कि उनकी जो होती है वो स्लिम वेस्ट होती है उनकी, तो उनकी कमर जो होती है वो पतली होती है। और उसके बाद जो मतलब उनकी बॉडी के अंदर एक कर्वनेस आपको देखने को मिलता है ना, कि उनकी थाई के पास से जो होता है थोड़ा सा उभार हमको देखने को मिलता है। लड़कियों की जो होती है वो आवाज काफी स्वीट होती है, काफी मेलोडियस साउंड होता है, उनकी आवाज बड़ी पतली होती है। तो ये इनकी जो होती है वो मेलोडियस सी आवाज होती है, मेलोडियस वॉइस होती है। और लड़कियों के ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होते हैं। लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आना शुरू हो जाते हैं गर्ल्स में, है ना। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या है, वो हम समझेंगे। तो ये जिन लोगों को फिलहाल नहीं पता है, जो अर्ली एज वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बताते चलूं कि लड़कियों को हर महीने बॉडी से कुछ ब्लड लॉस होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अभी इसी वीडियो में हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ, अच्छा, और इन्हीं लड़कियों को जो है टीनेजर लड़कियों को आमतौर से अट्रैक्शन टुवर्ड्स बॉयज होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स बॉयज, यानी दोनों को अपोजिट जेंडर पसंद आता है आमतौर से अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है बॉडी में, सारा बायोलॉजिकल जो चेंज हो रहा है और जो केमिकल चेंज हो रहा है वो सब कुछ सही है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि आमतौर से लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी आएगी, लड़कियों का जो होता है वो क्लीन फेस होता है, और लड़कों के मस्कुलर होते हैं, ये जो है वो मस्कुलर नहीं होती, इनकी जो बॉडी होती है वो चबी होती है, चबी बॉडी होती है, यानी ज्यादा फैटी बॉडी होती है, ज्यादा सॉफ्ट बॉडी होती है। और लड़के जो है उनको पूरी बॉडी पे, चेस्ट पे, पैर पे, हर जगह बाल आते हैं। लड़कियों को जो है बॉडी हेयर्स कम होते हैं, लेस बॉडी हेयर्स होते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं, मगर ये सारी चीजें क्यों है, इन सारी चीजों का जो कारण होता है वो होता है हमारे बॉडी में दो स्पेसिफिक हॉर्मोन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, सेक्स हॉर्मोन्स ये है एक्चुअली, इनको हम सेक्स हॉर्मोन्स कहते हैं। जब एक चाइल्ड, एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जब वो अपने प्यूबिक एज में पहुंचता है, यानी वो 12 साल को क्रॉस करता है, 13 14 15 इन एज में पहुंचता है, तो उसकी बॉडी में दो स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब ये लड़के और लड़की दोनों की ही बॉडी में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब बाय डिफॉल्ट टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों की ही बॉडी में दोनों हार्मोन्स होते हैं, लेकिन लड़कों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन कम होता है, लड़कियों की बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है और टेस्टोस्टेरोन कम होता है बाय डिफॉल्ट। अब लड़कों की बॉडी में ये जो भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। दोनों हार्मोन दोनों की बॉडी में, लड़कों के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन भी है, लड़कियों की बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजन भी है। लेकिन लड़कों की बॉडी में जो उसका रेशियो है, जो उसका अनुपात होता है, लड़कों की बॉडी में बाय डिफॉल्ट टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, और लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। अब टेस्टोस्टेरोन का जो फीचर है वो क्या है, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़कों को दाढ़ी आती है, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़के मस्कुलर होते हैं,
इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़कों की हाइट ज्यादा होती है, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़कों की आवाज काफी भारी होती है, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़कों को चेस्ट पे बाल आता है और पूरी बॉडी पे बाल आता है, और इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़कों का जो बिहेवियर होता है वो सबमिसिव नहीं होता। लड़के अपने नेचर में सबमिसिव नहीं होते, वो डोमिनेंट होते हैं, उनको डोमिनेंस चाहिए। समझ में आ रही है बात? और इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़कों को लड़कियां पसंद आती हैं, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़कों को जो है वो लड़कियां अच्छी लगती हैं, लड़कियां खूबसूरत लगती हैं, लड़कियां आकर्षक लगती हैं। अब आते हैं एस्ट्रोजीन पे। लड़कियों की बॉडी में ज्यादा होता है एस्ट्रोजीन, तो इसी एस्ट्रोजीन की वजह से लड़कियों का जो फेस होता है वो क्लीन होता है, इसी एस्ट्रोजीन की वजह से लड़कियों के जो है वो चेस्ट में ब्रेस्ट जो है वो एनलार्ज होते हैं, इसी एस्ट्रोजीन की वजह से लड़कियों की बॉडी जो होती है वो ऐसी कर्वी होती है, इसी एस्ट्रोजीन की वजह से लड़कियों की जो आवाज होती है वो काफी स्वीट और पतली होती है, इसी एस्ट्रोजीन की वजह से लड़कियों को जो है वो लड़के पसंद आते हैं, इसी एस्ट्रोजीन की वजह से। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की बॉडी में ये जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजीन का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। वो फिजिकली है लड़का, उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कुछ एक कारण है, हम अभी पढ़ेंगे आगे, हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि कुछ एक ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो है वो एस्ट्रोजीन ज्यादा हो गया। उसकी बॉडी में होना चाहिए था टेस्टोस्टेरोन, लेकिन उसकी बॉडी में गलती से एस्ट्रोजीन जो है वो ज्यादा हो गया। तो अब लड़का है, उसके बॉडी में हो गया एस्ट्रोजीन ज्यादा, तो अब उस लड़के के बॉडी में थोड़ा सा केमिकल लोचा हो जाता है, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से तो ये जो फीचर्स है ना जो आमतौर से नॉर्मल लड़कों में देखने को मिलता है वो उस स्पेसिफिक लड़के में नहीं देखने को मिलेगा। उसके अंदर फिर वो लड़कियों वाले कैरेक्टर्स देखने को आपको मिलेंगे कि वो है लड़का लेकिन उसको सजने संवरने को मजा आ रहा है, वो है लड़का लेकिन उसको भी दूसरे लड़के पसंद आ रहे हैं, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में एस्ट्रोजीन ज्यादा हो गया है। वो फिजिकली है लड़का लेकिन उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, लड़कियों की तरह वो एकदम मतलब चबी रहना चाहता है, मस्कुलर नहीं होना चाहता। वो है लड़का लेकिन अपने नेचर में बड़ा सबमिसिव है, बहुत जो है वो एक होता है ना लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये किसकी वजह से होता है? कभी कभार बॉडी में जो होता है वो ये इम्बैलेंस हो जाता है। उसी तरीके से लड़कियों में भी आपने देखा होगा कि कई सारी लड़कियां होती हैं जिनके अंदर गलती से किसी एक कारण से, वो कारण ये सब क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो किसी कारण से लड़कियों के अंदर गलती से टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज्यादा हो गया। अकॉर्डिंगली लड़कियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए था कम, एस्ट्रोजन होना चाहिए था ज्यादा। लेकिन अगर गलती से किसी लड़की में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया तो अब उसके अंदर सारे टेस्टोस्टेरोन वाले इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तब कुछ लड़कियां होती हैं जिनके चेहरे पे भी थोड़े थोड़े बाल आते हैं, हल्के हल्के बाल आते हैं, तो उनको वो रिमूव करना पड़ता है। कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने अपने फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ी मस्कुलर होती हैं और उनकी हाइट वाइट काफी एकदम तगड़ी होती है और उनकी आवाज भी बहुत भारी होती है और वो अपने नेचर में जो होती है वो सबमिसिव नहीं होती, वो डोमिनेंट होती है कि मार दूंगी तुरंत, वो लड़ने मारने पे आ जाती है, लड़कों की तरह होती है, निर्दयी। एस्ट्रोजीन की वजह से लड़कियां बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी मासूम होती हैं, उनको लोगों पे दया आती है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो मर्द जात है वो निर्दयी होती है। मतलब मर्द जात जो सोल्जर्स होते हैं वो इतने मतलब किसी को कैसे गोली से उड़ा सकते हैं क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है। तो वो सेम चीज होती है कि गर्ल्स के अंदर जब अगर ये बैलेंस गड़बड़ हो जाए और उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाए तो फिर उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन वाले इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। वो लड़कियां है फिजिकली लड़की लेकिन थोड़ी सी मस्कुलर हो रही है फिजिकली लड़की लेकिन उसका आवाज जो है लड़कों की तरह है, वो है फिजिकली लड़की लेकिन जो है उसके भी बॉडी हेयर्स ग्रो कर रहे हैं ज्यादा, उसको भी चेस्ट वगैरह पे बाल आ रहा है, वो है फिजिकली लड़की और उसको भी दूसरी लड़की पसंद आ रही है, उसको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। तो लड़की का पसंद आना ये होता है टेस्टोस्टेरोन के जो फीचर है। लड़कों में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है इसलिए उनको लड़कियां पसंद आती है। अब अगर किसी लड़की पर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हो जाए तो उसको भी लड़कियां पसंद आने लगेंगी, केमिकल लोचाई है जिसको हम आमतौर से लेस्बियन कहते हैं। वही सेम लड़कों में होता है कि लड़कों दूसरा लड़का पसंद आना ये जो बिहेवियर होता है ये होता है एस्ट्रोजीन की वजह से, ठीक है, ये होता है एस्ट्रोजीन की वजह से। अब अगर किसी लड़के के अंदर गलती से एस्ट्रोजीन ज्यादा हो जाए तो उसको भी दूसरे लड़के पसंद आने लगेंगे जिसको आमतौर से आप गे कहते हो, है ना। तो इन चीजों के बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैंने आपको जो है वो हार्मोनल चेंज समझा दिया कि कैसे लड़कों की बॉडी में जो चेंज होता है वो क्यों होता है, लड़कियों की बॉडी में जो चेंज होता है वो क्यों होता है। देखो वीडियो में मैं एक एक चीज समझाते चलूंगा क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं, उनको उन पे रिएक्ट कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है ना।
लोग अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को नहीं पहचानते। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में पहले इन चीजों को क्लियर करता चलूं। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मामला हम समझ गए। अब हम समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनको यही नहीं पता कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो हमारा सेक्स ऑर्गन है, वो एक्चुअली में काम कैसे करता है, उसके अंदर और क्या क्या दूसरे ऑर्गन है उनको पता ही नहीं। उनको लगता है कि हाँ ये मतलब कोई बंदूक मिली है जो बस चलानी है, ऐसा नहीं है भाई। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मेल जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो क्या होता है और उसके अंदर दूसरे कौन कौन से अलग पार्ट्स हैं और कैसे पूरा मामला होता है। तो ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन का एक डायग्राम है, एक रफ डायग्राम है जो आपको बेसिकली स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका ऑर्गन जो आपकी बॉडी के बाहर आपको दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं पेनिस या पीनस कहते हैं बहुत सारे लोग, है ना। और उसके बाजू में आपके दो टेस्टिस होते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हो कि टेस्टिस क्या है। टेस्टिस जो होता है वो एक पाउच टाइप उसमें अंदर होता है, एक थैली तरीके की एक स्किन होती है उस टेस्टिस को पकड़ने के लिए, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। वो जो ऊपर से जो जिस पाउच के अंदर टेस्टिस होता है उसको स्क्रोटम कहा जाता है। और टेस्टिस के ऊपर एपिडिडिमिस होता है, ये कनेक्टेड होता है। और इससे एक और दूसरी एक नस कनेक्टेड होती है, एक डक्ट कनेक्टेड होती है, जिसको हम कहते हैं वाश डिफरेंस। ये जो पाइप यहां से गई है टेस्टिस से, इसको हम कहते हैं वाश डिफरेंस। हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बनता है टेस्टिस में, इसीलिए टेस्टोस्टेरोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है, क्योंकि वो टेस्टिस के अंदर बनता है। तो टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है और टेस्टिस के वजह से ही जो है वो स्पर्म, जो मेल बॉडी में जो स्पर्म होता है वो भी टेस्टिस के अंदर बनता है। तो वो यहीं से इस वाश डिफरेंस से ऐसे होके जाता है और यहां से पीछे से ऐसे इस लाइन से होते हुए ऐसे यूरिनरी डक्ट के थ्रू आपकी बॉडी के बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। अभी हम इसमें और इसको पूरा डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप टेस्टिस समझ गए, पीनस आप पहले से जानते हो, स्क्रोटम जो आपका जिसके अंदर टेस्टिस होता है वो पाउच, और एपिडिडिमिस वो टेस्टिस के अंदर एक और दूसरी एक लेयर लगी हुई होती है जिससे वाश डिफरेंस कनेक्टेड है। वाश डिफरेंस उस डक्ट का नाम है, उस पाइप का नाम है जिसके थ्रू स्पर्म आगे जो है वो इजैकुलरी डक्ट में जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर यानी जहाँ पे आपका सुसु स्टोर होता है वो यहाँ होता है ना, लोअर एब्डोमेन में। यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू एक एकदम स्ट्रेट पाइप लगी हुई होती है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी डक्ट या यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं, आम भाषा में इसको कहते हैं यूरिनरी डक्ट। डक्ट इस वर्ड का मतलब होता है पाइप। तो जब भी आपको सुसु आता है तो वो यहाँ पे भरता है और फिर वो यहाँ के थ्रू ऐसे इसी पाइप के थ्रू आपके पेनिस से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया आपका यूरिनरी डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर। ये जो दो छोटी छोटी आपको ब्लू ब्लू थैली जैसा दिख रहा है, ये छोटे छोटे एक पाउच होते हैं जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ये छोटी छोटी एक पाउच होता है, इसके अंदर एक चिपचिपा लिक्विड होता है। अगर जब बॉयज को इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन यानी जब वो मास्टरबरेट करते हैं या सेक्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उनकी बॉडी से जो स्पर्म बाहर आता है, जो लिक्विड बाहर आता है, तो स्पर्म एक्चुअली लिक्विड नहीं होता है। स्पर्म तो बहुत छोटे छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर से निकलते हैं। वो जो लिक्विड बाहर आता है ना, जो चिपचिपा सा लिक्विड होता है, वो इस सेमिनल वेसिकल के अंदर बनता है। तो जब ये स्पर्म यहां से ऐसे ट्रेवल करता है वाश डिफरेंस से होते हुए और वो यहां जब पहुंचता है तो उसके अंदर ये जो है सेमिनल वेसिकल क्या करता है, लिक्विड मिक्स कर देता है और ये लिक्विड के अंदर मिक्स होकर फिर स्पर्म बॉडी के बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो जो पूरा चिपचिपा सा लिक्विड आपकी बॉडी से निकलता है, दैट इज जिसको हम आम भाषा में स्पर्म कहते हैं। स्पर्म एक्चुअली वो टेस्टिस के अंदर होता है। वो जो चिपचिपा सा पूरा लिक्विड निकलता है वो सीमन कहलाता है, वो कहलाता है सीमन। और स्पर्म उस सीमन के अंदर होता है। स्पर्म से जो होता है वो न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है। तो सीमन यानी वो चिपचिपा लिक्विड, इसीलिए वो सीमन वर्ड कहां से है, सेमिनल वेसिकल से। अब इसके बाद एक और चीज होती है कॉपर ग्लैंड। ये यहाँ पे कॉपर ग्लैंड, ये भी एक छोटे छोटे पाउच है। जब आपको इरेक्शन होता है, जब आपको सेक्सुअल अर्ज होती है और जब मेल बॉडी में जो है वो सेक्स करने का दिल करता है, तो उनका जो ऑर्गन है वो लूज मोशन से टाइट पे होता है ना, थोड़ा इरेक्ट होता है, उसके अंदर एक इरेक्शन आता है। तो उस इरेक्शन के थ्रू, उस इरेक्शन के वक्त मेल बॉडी से, मेल पीनस से, मेल सेक्स ऑर्गन से एक थोड़ा सा चिपचिपा सा कुछ लिक्विड निकलता है यहाँ से, बहुत थोड़ा सा, एक या दो बूंद चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है। वो यहाँ पे कॉपर ग्लैंड के अंदर से वो चिपचिपा लिक्विड निकलता है इन ऑर्डर टू मेक दैट सेक्सुअल एक्टिविटी स्मूथ, ताकि वो स्मूथ रहे। वो एक क्या कहते हैं उसको,
मतलब एक वो जो पूरा प्रोसेस है वो इजी हो जाए, इसलिए जो है वो लुब्रिकेंट का काम करता है। ये जो कॉपर ग्लैंड से चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है, तो वो 1 या 2 बूंद होता है जो मेल पीनस से निकलता है, ठीक है, तो वो कॉपर ग्लैंड से निकलता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे फिलहाल मैंने आपको मेल बॉडी का पूरा मामला समझा दिया और आप समझ चुके हो कि क्या है पूरा। अब इसी मेल बॉडी का मैं आपको 3D डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से कोरिलेट कर पाओ। ये तो जो है एक ऐसा कार्टूनिश टाइप डायग्राम है ना, आप ये देखो, ये 3D डायग्राम है, उसी इन्हीं चीजों का 3D डायग्राम है, ठीक है। अभी ये पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे, उसके बाद हम फीमेल वाला भी समझेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो है वो आपका पीनस है, और ये पीनस है, और ये देखो ये जो पाइप आ रही है इसी को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा या यूरिनरी डक्ट, ठीक है। ये रहा देखो सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल, और ये देखो ये है आपका टेस्टिस। इस टेस्टिस के ऊपर एक छोटी सी थैली जैसा एक ऑर्गन लगा होता है जिसको आप क्या कहते हो, एपिडिडेमिस। और इसी टेस्टिस के थ्रू देखो आपको एक और पाइप ऐसे होते हुए जाते हुए दिखाई दे रही है जो यहाँ सेमिनल वेसिकल से टच होके जाती है। और जब वो सेमिनल वेसिकल को क्रॉस कर रही होती है, तब मतलब जब स्पर्म इसमें से क्रॉस कर रहे होते हैं सेमिनल वेसिकल को, तभी उसमें सीमन मिक्स हो जाता है और वो फिर या वापस से यूरिनरी डक्ट के थ्रू आपकी बॉडी के बाहर निकलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है पूरा ह्यूमन मेल बॉडी का ये मैंने 3D डायग्राम भी आपको दिखा दिया। ब्लैडर यानी जहाँ पे आपका सुसु जमा होता है जब आपको यूरिन करने का अर्ज होता है। तो ये था पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ चुका है कि कैसे काम करता है पूरा मामला, ठीक है। जब मेल बॉडी में इरेक्शन होता है, मेल पीनस में इरेक्शन होता है, तो पहले यहाँ पे ये जो कॉपर ग्लैंड होता है उसमें से एक थोड़ा सा चिपचिपा लिक्विड बाहर आता है लुब्रिकेंट के लिए, और जब मेल को इजैक्यूलेशन होने वाला होता है तो इस टेस्टिस में से स्पर्म्स जो है वो ऊपर ट्रैवल करते हैं, और जब वो सेमिनल वेसिकल को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो सेमिनल वेसिकल उसके अंदर सीमन मिला देता है, वो चिपचिपा लिक्विड जो ऑलमोस्ट एक इजैक्यूलेशन में ऑलमोस्ट एक टेबल स्पून के आसपास की क्वांटिटी होती है, ठीक है, उतना वो बॉडी से निकल जाता है और वो फिर फीमेल बॉडी में जाता है, और फिर उसी से फीमेल बॉडी जो है वो प्रेग्नेंट होती है, फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती है, और वो आगे कभी हम पढ़ेंगे पूरा तो उसके बारे में भी डिटेल में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो दिखने में बहुत आसान है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मेल बॉडी से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसका भी मैं भी आपको 3D डायग्राम दिखाऊंगा, बट पहले आप उसको कार्टूनिश डायग्राम में समझ लो, उसके बाद आपको 3D डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मेल पार्ट तो जो होता है वो वेजाइना होता है। ये वर्टिकल जो है ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, यानी आप ऐसे समझो कि अगर एक फीमेल ऐसे खड़ी है तो सामने से उसका अपीयरेंस क्या होगा ये वो दिखाया गया है। तो ये वेजाइना है उसका, ठीक है, वेजाइना यानी सेक्सुअल ऑर्गन की ओपनिंग। उसके अंदर यहाँ पे एक सर्विक्स होता है। यहाँ पे जब एक मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ पे एंटर करता है, वो यहाँ पे इस वेजाइना में एंटर करता है, और वो यहाँ पे अपना स्पर्म जो है वो पूरा लीकेज करता है, अपना सीमन लीकेज करता है, और इस सर्विक्स के थ्रू जो होता है वो सीमन आगे ट्रेवल करता है, और फिर यहाँ पे वो प्रेगनेंसी का मामला होता है, अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले आप ये समझ गए कि सेक्सुअल एक्टिविटी यहाँ हो रही है, यहाँ पे सीमन लीकेज हो रहा है, और सर्विक्स के थ्रू सीमन ऊपर कैरी होता है, स्पर्म आगे कैरी होता है। अब यहाँ पे एक चीज आप समझो कि फीमेल बॉडी में क्या होता है और चीजें क्या होती हैं। यहाँ पे और एक चीज है जिसको हम कहते हैं यूटेरस। यूटेरस यानी आसान भाषा में बच्चेदानी, जिसमें बच्चा जो है वो पलता है, ठीक है। और यूटेरस जो है वो एक स्पॉन्जी ऑर्गन है, स्पॉन्ज की तरह ऑर्गन होता है। ये आप पार्ट देख रहे हो पूरा, ये जो 3 पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये स्पॉन्जी ऑर्गन होता है। ये जो मसल्स होते हैं वो बहुत स्पॉन्जी होते हैं, अपने नेचर में बहुत स्पॉन्जी होते हैं। अब ओवेरी जो होती है, ओवेरी फीमेल बॉडी में 2 ओवेरीज होती है, ये देखो, एक यहाँ एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है, ठीक है। हर महीने फीमेल बॉडी से एक ओवम जो होता है, ओवेरी के अंदर बहुत सारे ओवम होते हैं, बहुत सारे मिलियंस में ओवम्स होते हैं, ठीक है, हजारों लाखों ओवम्स इसके अंदर पैदा। जब एक लड़की पैदा होती है उस दिन से उसकी ओवेरी में बहुत सारे ओवम्स होते हैं, और जब वो अपनी प्यूबिक एज पे पहुंचती है तो उसकी ओवेरी से हर महीने एक ओवम जो है यानी एक एग जो है, एक अंडा जो है वो निकलता है, और वो ट्रैवल करता है अपना पाथ इस फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूटेरस पे आने के लिए। वो यहाँ से अपना पाथ यहाँ पे ट्रैवल करता है।
अब होता क्या है कि जब एक ओवेरी से एक ओवम निकलता है और वो यहाँ पे आता है, तो फीमेल बॉडी को ये लगता है कि शायद ये अंडा जो है वो आगे आके फर्टिलाइज होगा, और फर्टिलाइज होने के बाद ये अंडा एक बेबी बनेगा। तो जब ये ओवेरी में से ये अंडा जब आगे ट्रैवल कर रहा होता है, तो मैंने कहा ना कि ये जो यूटेरस है ये एक स्पॉन्जी ऑर्गन है। तो फीमेल बॉडी इस स्पॉन्ज में बहुत सारा ब्लड जमा करती है, बहुत सारा ब्लड जमा करती है। वो क्यों ब्लड जमा करती है? ताकि जब वो फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे आए और यहाँ पे वो रेस्ट करे और यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करे, तो वो जो बेबी बनेगा उसको एक गद्दे की तरह एक ऑर्गन मिलना चाहिए आराम करने के लिए। वो बच्चा जो है वो यूटेरस में ग्रो करता है यहाँ पे, तो उसको चारों तरफ एक सॉफ्ट सराउंडिंग मिलनी चाहिए। इसलिए फीमेल बॉडी जो है यहाँ पे ब्लड क्लॉट्स करती है। स्पॉन्जी ऑर्गन है तो वो खून को जमा कर लेता है। जैसे अगर आप स्पंज को पानी में डुबा के निकालो तो कैसे भारी हो जाएगा और थोड़ा सा वैसा हो जाएगा ना, तो वैसे ये ब्लड को पूरी बॉडी से जमा कर लेता है। अब अगर जब ये एग यहाँ पे आता है आगे, ओवम यहाँ पे आगे आता है, अब अगर उस वक्त मेल और फीमेल ने सेक्सुअल एक्टिविटी किया और ये स्पर्म जो यहाँ पे लीकेज हुआ था वो यहाँ तक पहुंचा और ये एग फर्टिलाइज हो गया, तब तो ये बेबी जो है वो मतलब जो एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद फिर वो बच्चा बनेगा, फीटस होगा, वो पूरा आगे की कहानी है। अगर ये ऐसा नहीं होता, ये ओवम आगे आ गया, ये स्पंज में जो है पूरा ब्लड भी जमा हो गया, लेकिन फीमेल बॉडी को कोई स्पर्म नहीं मिला, वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई ना। तो 3-4 दिन ये वेट करते हैं। 3-4 दिन के बाद ये जो पूरा स्पंज जो है, स्पंज टाइप जो ऑर्गन है, ये इसने पूरा जितना ब्लड जमा किया है ना वो उसको निचोड़ के फीमेल बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसको हम आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, आपने स्टे फ्री वगैरह के एड्स देखे होंगे, तो वो स्टे फ्री वगैरह का एड्स यही होता है कि लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो वो पीरियड्स के थ्रू अपने सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर वो पैड्स होते हैं, उन पैड्स को लगा देती हैं ताकि बॉडी से ब्लड लीकेज ना हो। वरना क्या होता है, हमारा जो समाज है वो बड़ा घटिया है ना। ये एक नेचुरल और एक बायोलॉजिकल फेनोमेना है, इसमें किसी लड़की का कोई अपना रोल नहीं है, वो इसको चाह के भी रोक नहीं सकती, वो कुछ कर नहीं सकती। नेचुरल फेनोमेना, जैसे हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, सुसु आता है, पोटी आता है, नेचुरल फेनोमेना है, वैसे ये भी एक नेचुरल फेनोमेना है। लेकिन अगर किसी लड़की को ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में पीरियड्स आ जाएं और उसकी बॉडी से ब्लड लीकेज करने लगे, तो बाय डिफॉल्ट उसके जो पैंट्स हैं या उसने नीचे जो भी कपड़ा पहना है वो गंदा हो जाएगा, उस पर ब्लड क्लॉट्स दिखेंगे। तो हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो बड़ा नीच है ना, वो उसको देख के तरह तरह की बातें करेंगे, अरे वो फलाना ढिमकाना अपना करेंगे। तो उन चीजों से बचने के लिए लड़कियां जो है वो पैड्स लगाती हैं, स्टे फ्री वगैरह। तो वो वहां पे पैड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस ब्लड को सोक कर लेते हैं। हर 2 घंटे 3 घंटे में लड़कियों को पैड्स बदलने पड़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया कि फीमेल बॉडी में जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। अब इसी को मैं आपको 3D जो है वो सामने से दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल जो है वो है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी भी चीज को जो है नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करूँ। दिस होल वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। तो ये फीमेल वेजाइना जो है वो बाहर से इस तरीके से दिखाई देती है। फीमेल वेजाइना का जो है स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का होता है। और फीमेल वेजाइना बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, वो बहुत नॉर्मल ऑर्गन नहीं है मेल सेक्सुअल ऑर्गन की तरह। उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे सेंसिटिव वेन्स उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। फीमेल बॉडी में इस वेजाइना के ऊपर एक ऑर्गन होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्लिटोरियस या क्लाइटोरियस भी कहते हैं। ये बायोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं, बहुत सारे जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं वो भी ऐसा कहते हैं कि क्लाइटोरियस जो है वो फीमेल बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। जैसे मेल बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन उनका पीनस होता है, मतलब सबसे ज्यादा सेंसेशंस उनको वहां पे फील हो सकती है। उसी तरीके से फीमेल बॉडी में भी क्लिटोरियस जो होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, और यही उनको सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो है वो प्लेजर भी प्रोवाइड करवाता है। अब फीमेल वेजाइना में यहाँ पे बाहर की तरफ जो स्किन होती है, बाहर की तरफ ये जो स्किन होती है ये उठी हुई स्किन होती है थोड़ी सी, इसको हम लीबिया मेजर कहते हैं। लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा दो होती है। एक होता है, यहाँ पे तो लीबियम लिखा हुआ है लेकिन इसको आम भाषा में लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा कहते हैं। तो ये जो बाहर की तरफ स्किन उठी हुई होती है लिप्स की तरह, इसको हम कहते हैं लीबिया मेजोरा। और इसी के अंदर जो स्किन होती है
उसको हम कहते हैं लीबिया माइनोरा। ठीक है, ये हो गया लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा। ये पूरा ऑर्गन जो है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। ठीक है, और ये जो एक आपको यहाँ पे एक ये होल दिखाई दे रहा है, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा यानी जहां से फीमेल बॉडी से उनका यूरिन बाहर आता है, और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान मेल ऑर्गन जहां पे एंटर करता है वो ये पार्ट है। तो उनका यूरिन का पार्ट अलग है, और सेक्सुअल एक्टिविटी का, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मेल ऑर्गन जहां पे एंटर करता है वो पार्ट अलग है, वो ये है। ठीक है, इसी में एक चीज और होती है, ये भी बताते चलूं, जिसको हम कहते हैं हाइमीन। फीमेल बॉडी में आपने एक वर्ड सुना होगा वर्जिनिटी। वर्जिनिटी मतलब कि आपने कभी पहले सेक्स किया है या नहीं। तो जो लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी सेक्स नहीं किया है, आमतौर से उनको वर्जिन कहा जाता है। आम भाषा में, लोकल भाषा में उनको कहते हैं ये वर्जिन है। लड़का हो या लड़की हो कि ये अभी इसने आज तक कभी सेक्स नहीं किया है, तो उनको वर्जिन माना जाता है। अब फीमेल बॉडी में क्या होता है कि जो लड़की कभी जिंदगी में सेक्स जिसने नहीं परफॉर्म किया है, सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हुई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, तो उनकी जो वेजाइना होती है उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, एक पतली सी लेयर होती है स्किन की। ये जो आपको दिख रहा है ये एंट्रेंस है, और ये जो ऊपर पतली सी एक आपको झिल्ली दिख रही है, पतली सी स्किन की लेयर होती है, उसको कहते हैं हाइमीन। जब आमतौर से जब फर्स्ट टाइम कोई लड़की सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो ये हाइमीन जो है वो मेल पीनस की वजह से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो उस वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए कुछ ब्लीडिंग वगैरह भी होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी लड़की की हाइमीन ब्रोकन है तो उसने पहले सेक्स ही परफॉर्म किया हो ना। हाइमीन बहुत सारे कारणों से ब्रेक हो सकती है। जो लड़कियां रेसलिंग करती हैं उनकी हाइमीन बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ब्रेक हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से, बॉडी पे बहुत स्ट्रेस आता है। तो जो लड़कियां साइकिलिंग करती हैं उनकी भी हाइमीन ब्रेक हो जाती है। जो लड़कियां स्विमिंग करती हैं या डांसिंग करती हैं उनकी हाइमीन ब्रेक हो जाती है। या जो लड़कियां बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस ले रही, किसी भी चीज का, तो स्ट्रेस की वजह से भी लड़कियों का हाइमीन ब्रेक हो सकता है। अब इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ये कल्चर है कि वो शादी के बाद जो है वो लड़के को और लड़की को जो फर्स्ट नाइट होता है तो वो चेक करने के लिए बोलते हैं कि उसकी हाइमीन है या नहीं। अगर हाइमीन ब्रोकन है तो मतलब इसने पहले ही कहीं सेक्स परफॉर्म किया है, ये जो है वो नहीं चलेगी, फिर वो डाइवोर्स वगैरह वो सब। तो ऐसा नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है। हाइमीन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से ब्रेक हो, वो उसके और भी दूसरे कारण होते हैं। ठीक है, ये हो गया हाइमीन। और उसके बाद फिर ये तो जो है वो एनस का पार्ट है, यानी जहां से हम पट्टी करते हैं वो हमारा पट्टी वाला ओपनिंग है। और ये फीमेल पूरा जो है वो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। ये वेजिनल एंट्रेंस है, ये तो जो है वो उनका यूरेथ्रा की ओपनिंग है, और ये जो है वो उनका क्लिटोरियस है। ये लीबिया मेजर है, बाहर बाहर लीबिया मेजर होता है, और अंदर की तरफ लीबिया माइनोरा होती है, यानी वेजिनल ओपनिंग के अंदर जो स्किन होती है। ठीक है, आपको एक फन फैक्ट बताता हूं। वेजाइना के अंदर जो स्किन होती है ना, फीमेल वेजाइना के अंदर ये जो पिंक कलर की स्किन होती है, पिंकिश स्किन जो होती है, उस स्किन को कहते हैं म्यूकोसा। उस स्किन का नाम होता है म्यूकोसा। वही सेम स्किन आपके होठ के अंदर भी होती है। ये होठ के अंदर आपके जो स्किन है ना, यही सेम स्किन जो है वो फीमेल वेजाइना के अंदर भी होती है। यही सेम स्किन, इस स्किन को कहते हैं म्यूकोसा। फन फैक्ट था, सिर्फ आपको बता दिया। तो फीमेल वेजाइना के अंदर और हर इंसान के होठ के अंदर ये जो स्किन होती है ना, जिसको हमेशा गीला रखना पड़ता है, उसको म्यूकोसा कहते हैं। वो ये स्किन अगर सूखेगी तो फिर हमको बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा। तो उसी तरीके से फीमेल वेजाइना भी हमेशा गीली होती है, क्योंकि वो भी जो है वो म्यूकोसा स्किन है, वो म्यूकोसा वाली स्किन हमेशा गीली ही रहती है। अब हम एक चीज समझ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे आता है। तो पूरा सिस्टम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हर महीने, मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले वाले स्लाइड में समझाया कि हर महीने फीमेल बॉडी से इस ओवेरी में बहुत सारे ओवम्स होते हैं, बहुत सारे ओवम्स होते हैं ना। जिस दिन लड़की पैदा होती है उसी दिन उसकी ओवेरी में बहुत सारे ओवम आ जाते हैं, और इन बहुत सारे ओवम्स में से हर महीने एक ओवम जो है वो उसकी बॉडी से बाहर आता है, उसके ओवेरी से बाहर आता है यूटेरस की तरफ। और जब वो लड़की 14-15 साल की हो जाती है, अपने प्यूबिक एज पे पहुंचती है, तब ये ओवम आना शुरू होता है। छोटे बच्चों को नहीं आता, छोटी लड़कियों को नहीं आता। जब वो लड़की प्यूबिक एज पे पहुंचती है, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लायक हो जाती है, तब उसकी बॉडी से जो है वो एक एक ओवम आना शुरू होता है। और ये ओवम आता है टिल 45 to 50 एज, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो पहले ये भी आप समझ लो,
आमतौर से 14 साल हम एक 14 नहीं चलो 15 मान के चलते हैं। हर लड़की के लिए एज डिफरेंस होती है, किसी को 11 साल में आ जाता है, किसी को 15 में आता है, किसी को 18 में भी आता है। तो हम सेफ्टी के लिए 15 साल मान के चलेंगे। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कंटिन्यूअस आते रहता है 45 से 50 साल तक, तो हम सेफ्टी के लिए 50 साल मान के चलते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 35 ईयर्स का मामला हो रहा है। हर साल 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये अराउंड 410 ऐसा कुछ नंबर आएगा, जो भी है 410 या 415 जो भी एक नंबर आएगा, 350 और 35 35 70 420 नंबर आएगा। तो 420 मैक्सिमम एक लड़की मैक्सिमम अपने बॉडी से ज्यादा 400 से 420 बार ही मेंस्ट्रुअल साइकिल वो उसको आ सकता है। हाउएवर उसकी बॉडी में ओवम होते बहुत सारे हैं, लेकिन पूरी बॉडी में जितने भी ओवम्स है, मिलियंस ऑफ ओवम्स में से या थाउजेंड्स ऑफ ओवम में से सिर्फ 400 ओवम ही एक लड़की के लाइफ स्पैन में बाहर आ सकते हैं। तो हर महीने 28 दिन का एक टाइम पीरियड होता है, मैं भी समझाता हूं उसको आपको, कि एक ओवम जो है वो यहां से निकलता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब से होते हुए वो इस तरफ आता है, ऐसे 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 यूटेरस की तरफ बढ़ता है। अब जब ये ओवम यहां से बढ़ रहा है इस तरफ, तो उस वक्त यहाँ पे जो है ये जो स्पॉन्जी ऑर्गन है, ये पूरी बॉडी से क्या करता है, ब्लड जमा करना शुरू कर देता है और ब्लड सोक करना शुरू कर देता है, ताकि जो है अगर वो ओवम फर्टिलाइज हो जाए और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो, तो उस आने वाले बच्चे को बड़ा होने के लिए एक सॉफ्ट सराउंडिंग मिले, इसको एक हार्श सराउंडिंग ना मिले, एक उसको जो है वो सॉफ्ट सराउंडिंग मिले। इसलिए ये जो यूटेरस है ये पूरा बॉडी से ब्लड जमा करना शुरू कर देता है, ब्लड सोक करना शुरू कर देता है इस तरीके से, और ये पूरा एक जो है पूरा ब्लड का एक खून का गड्ढा बन जाता है अपने आप में ये यूटेरस पूरा इस तरीके से। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, अगर आप उसको पानी में डुबा दो तो वो कैसे भारी हो जाएगा और जो है वो गद्दे की तरह एक वो बन जाएगा, है ना, तो वैसा ये यूटेरस भी हो जाता है पूरा, जब ये एक एक जो है। अब यहाँ पे देखो टोटल है ना 28 डेज का लाइफ पूरा स्पैन होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 से 7, 7 से 14, 14 से 21 और 21 से 28। 28 डेज का जो है पूरा स्पैन होता है। हर 28 दिन बाद लड़कियों को मंथली साइकिल्स आते हैं, जिनको हम पीरियड्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे सीन क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा कि सपोज लाइक फॉर एग्जांपल कि किसी लड़की के जो पीरियड्स हैं वो 1 तारीख को शुरू होते हैं। तो आमतौर से पीरियड्स 1 से लेके 5 से 7 दिन होता है, हर लड़की के लिए फर्क करता है। किसी का 3 दिन में भी खत्म हो जाता है, किसी का 5 में भी खत्म होता है और किसी का 7 में भी खत्म होता है, किसी का 10 दिन भी रहता है। डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, उनका लाइफस्टाइल, उनके हार्मोन्स, वो क्या खाते हैं और कितना सोते हैं, स्ट्रेस कितना ले रहे हैं, बहुत कुछ इसमें फैक्टर होता है। बट फिलहाल मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में जाए बिना एक समरी आपको समझ में आ जाए उसलिए समझा रहा हूँ कि सपोज अगर किसी लड़की का जो मंथली साइकिल है, जो मंथली पीरियड्स है, वो 1 तारीख को शुरू हुआ और 7 तारीख को खत्म हुआ, तो 1 तारीख से 7 तारीख तक उसके पीरियड्स थे, ठीक है, 1 तारीख से 7 तारीख तक उसके मंथली साइकिल्स थे। तो 7 तारीख से 14 तारीख तक, अब 7 तारीख से 14 तारीख तक इसको आम भाषा में कहा जाता है सेफ पीरियड। यह भी समझाता हूं मैं क्या है ये, ठीक है। अब यानी मंथली पीरियड्स अभी खत्म हुए, साइकिल्स खत्म हुए, तो साइकिल खत्म होने के बाद एक ओवम यहां से निकलेगा और धीरे धीरे यहां तक पहुंचेगा। अब उस ओवम को यहां से यहां पहुंचने में 7 दिन का समय लगता है। तो जब तक वो ओवम यूटेरस तक आ नहीं जाता, तब तक अगर वो लड़की अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड जो भी है, हस्बैंड बॉयफ्रेंड जो भी है, उसके सेक्सुअल पार्टनर के साथ अगर वो उस पीरियड में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करती है और वो मेल जो है वो यहाँ पे अपना सीमन लीकेज करता है वेजाइना के अंदर, तो अब क्योंकि यहाँ पे अभी तक ओवम आया नहीं है, तो ये जो 7 दिन का पीरियड होता है, जिस दिन पीरियड्स खत्म हुए एग्जैक्ट उस दिन के बाद से जो 1 हफ्ता होता है उसको सेफ पीरियड कहा जाता है। उसमें वो कितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटी करें, देयर आर हाई चांसेस कि वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी, हो भी सकती है बट हाई चांसेस कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। अब इस 14 से 21 तारीख वाला जो पीरियड होता है इसको कहते हैं ओवल्यूशन। यानी अब ये मैंने क्या कहा कि पीरियड खत्म हुआ तो एक ओवम यहां से निकला और उसको यूटेरस तक पहुंचने में कम से कम 7 दिन लगता है। तो जब तक वो यूटेरस तक पहुंच नहीं पा रहा है तब तक वो यहाँ पे कितना भी सेक्सुअल एक्टिविटी करे वो एकदम सेफ होता है, यानी इसीलिए उसको सेफ पीरियड कहा जाता है कि
प्रेगनेंसी के चांसेस 0 है। सपोज अगर किसी लड़की का पीरियड 7 तारीख को खत्म हुआ है तो 8 तारीख को तो अभी ओवम यहाँ से निकला ही नहीं है। अब वो यहाँ पे कितना भी जो है वो स्पर्म गिराए और कितना भी सीमन यहाँ पे लीकेज करे, वो ओवम है ही नहीं फर्टिलाइज करने के लिए। तो जिस दिन पीरियड्स खत्म होता है उसके 2-3 दिन बाद तक तो एकदम कोई चांस ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट होगी। बट हो भी सकती है, लेकिन ज्यादा चांस रहता है कि नहीं होता है। तो ये पूरे हफ्ते को सेफ पीरियड माना जाता है। तो अब एक हफ्ते के बाद जो है ओवम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। एक हफ्ते के बाद ओवम यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जो है वो पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं ओवोल्यूशन। ओवोल्यूशन के टाइम पे अगर कोई लड़की अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करती है और वो यहाँ पे सीमन लीकेज करता है, तो उसका सीमन जो है वो सर्विक्स के थ्रू एंटर करेगा और इस ओवम को जो है वो क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो जिस दिन पीरियड्स खत्म हुए उसके एग्जैक्ट 7 दिन बाद से लेके अगले 7 दिन तक ये ओवोल्यूशन होता है। इसको आसान भाषा में डेंजरस पीरियड भी कहते हैं। डेंजरस पीरियड यानी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा है। और उसके बाद दोबारा से 21 से 28 तारीख तक का जो होता है वो एक सेकेंड सेफ पीरियड होता है, लेकिन ये इतना सेफ नहीं होता पहले वाले के जितना। इसमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं क्योंकि ओवम यहाँ पे है। अब ओवम जो है वो यहाँ आने के बाद 48 आवर्स तक वेट करता है, यानी 2 दिन, 48 से 72 आवर्स। अगर उस बीच सेक्सुअल एक्टिविटी हुई और ओवम को सीमन मिला, स्पर्म मिला, तब तो वो फर्टिलाइज होगा। अदरवाइज वो ओवम जो है वो किसी काम का बचता नहीं, वो डेड ओवम बन जाता है, वो डिस्ट्रॉयड ओवम बन जाता है। और फिर जो है धीरे धीरे ये जो स्पॉन्ज पूरा बना है, खून का गद्दा बना है, ये बॉडी जो फीमेल बॉडी होती है ना, इसको निचोड़ना शुरू करती है। इसको इसीलिए जब जब पीरियड्स होते हैं ना तो लड़कियों को क्रैम्प्स होते हैं, बहुत दुखता है, पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत क्रैम्प्स क्यों होते हैं? क्योंकि स्पॉन्जी ऑर्गन है, स्पंज से पानी निकालने के लिए आपको उसको निचोड़ना पड़ेगा ना। तो फीमेल बॉडी भी इस पूरे स्पॉन्जी ऑर्गन को, यूटेरस को निचोड़ती है वहां से ब्लड को बाहर निकालने के लिए। तो ये जो ब्लड यहाँ पे जमा था, ये ब्लड को पूरा बॉडी निचोड़ती है और वो ब्लड जो है वेजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो 28 तारीख को वापस से उसका जो है वो पीरियड्स आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो पूरा पीरियड्स का मामला चलता है कि एक सेफ पीरियड होता है, इसमें तो बहुत हाई चांसेस है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओवोल्यूशन होता है जिसमें बहुत हाई चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। और फिर अगेन एक सेकंड सेफ पीरियड आता है, बट वो कुछ ज्यादा सेफ होता नहीं है। और सेकंड सेफ पीरियड के बाद दोबारा से जो है वो पीरियड्स आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी समझ में आएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा काम कैसे होता है और ये कैसे मामला चलता है और पूरा इसका सीन क्या है। अब इसके बाद हम आते हैं, अब अगर वो यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया हो, तब तो वो लड़की प्रेग्नेंट होगी और उसकी बॉडी में फिर जो है वो बेबी ग्रो होगा और वो पूरा 9 महीने का जो आगे का मामला होता है वो सब चलेगा ना। तो आओ समझते हैं कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में जो है वो बच्चा कैसे ग्रो करता है। हम आम भाषा में हम आमतौर से हम लोग बोलते हैं 9 महीना। 9 महीना नहीं होता है, एक्चुअली 36 वीक्स होते हैं। ठीक है, 36 हफ्ते का पीरियड होता है। कि ये पहले हफ्ते में जो बच्चा होता है देखो ऐसा दिखाई देता है, फिर ये दूसरे हफ्ते में ऐसा, मतलब वो ऐसे 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 करके पूरा वीक्स होता है। टोटल 36 वीक्स का पूरा मामला होता है कि पहले 4 हफ्ते में, पहले महीने में बेबी ऐसा दिखाई देता है। एक्चुअली 4 महीना यानी हम लोग एक 4 वीक यानी 1 महीना मानते हैं ना, 1 महीने में 4 वीक्स होते हैं। तो अब ये हो गया, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये 9 काउंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हर 4 वीक को हम लोग 1 महीना काउंट कर लेते हैं, इसलिए हम उसको 9 महीना कहते हैं। एक्चुअली 9 महीने का प्रेगनेंसी नहीं होता, ह्यूमन प्रेगनेंसी 36 वीक्स की होती है। आमतौर से किसी किसी का ज्यादा भी हो जाता है, किसी किसी का उससे कम भी हो जाता है। तो फर्स्ट 4 वीक्स में बेबी कुछ इस तरीके से दिखता है मदर के यूटेरस में, जब वो फीटस बन चुका है। उसके बाद दूसरे महीने में ऐसा, तीसरे महीने में ऐसा, फिर धीरे धीरे उसके हाथ वाथ बनना शुरू होते हैं। देखो पैर वैर थोड़ा थोड़ा बन रहा है, आंख का खड्डा हो चुका है, कान आ चुका है। फिर धीरे धीरे उसकी आईज डेवलप होंगी, उसकी फिंगर्स ग्रो करेंगी और उसके लेग्स और ये सब अच्छे से वो होगा। और फिर इस तरीके से 36 वीक्स में जो है वो बच्चा ग्रो करता है। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होगा कि सर ये जो पाइप लगी होती है बच्चे के साथ वो क्या होता है? इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। वो क्यों लगा होता है बच्चे के बॉडी से, वो भी हम समझ लेते हैं कि जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो उनकी बॉडी में एक नया एक स्पेसिफिक ऑर्गन डेवलप होता है। दैट ऑर्गन इज नोन एज प्लेसेंटा। ये देखो, ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। गायब हो गया मेरे बोर्ड का यही। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे ये रेड कलर का एक ऑर्गन आपको देखने को दिखाई मिलेगी ऐसा।
ये जो ऑर्गन होता है ना, जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन, नया ऑर्गन डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का होल एंड सोल काम ये है कि प्लेसेंटा जो है वो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा के थ्रू ये अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड रहती है और उसी के थ्रू जो है वो बेबी को अंदर न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और जब जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं, जो डॉक्टर्स होती हैं, वो इस प्लेसेंटा को बाकायदा फीमेल बॉडी से बाहर निकालते हैं, हाथ डाल के बाहर निकालते हैं। उसकी मशीन्स भी आती हैं, कुछ ऑर्गन्स, कुछ टूल्स भी होते हैं, और हाथ वाथ डाल के भी वो लोग बाकायदा बाहर निकालते हैं। और अगर सीजरिंग हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, तब तो वो उसी सी सेक्शन में ही प्लेसेंटा बाहर खींच लेते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा मामला होता है। ठीक है, ये देखो, ये जो ऑर्गन है ना, ये येलो कलर में जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इसके थ्रू देखो ऐसे ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बेबी को कनेक्टेड होती है और उससे बेबी को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो प्लेसेंटा भी डॉक्टर्स बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो असली सेक्स एजुकेशन है वो शुरू होता है। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, क्या कंटिन्यूअस बोल बोल के ना प्यास लग जाती है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल कॉन्सेंट। इंडिया में लोगों को ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि व्हाट इज सेक्सुअल कॉन्सेंट। सेक्सुअल कॉन्सेंट का मतलब होता है कि आप जिसके साथ सेक्स करना चाहते हो उसकी मर्जी है या नहीं, वो राजी है या नहीं। अगर सेक्सुअल कॉन्सेंट के बिना आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो या किसी भी तरीके का सेक्सुअल जेस्चर भी देते हो तो वो रेप माना जाता है। अगर आप किसी को फिजिकली टच करते हो और उसकी मर्जी नहीं है तो ये रेप माना जाता है, क्योंकि आपने उसकी मर्जी के बिना जो है वो उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। अच्छा, उसकी मर्जी है लेकिन स्टिल उसकी मर्जी किसी मजबूरी की वजह से, आप किसी ऑफिस के बॉस हो और आप अपने ऑफिस में काम करने वाली किसी लड़की को मजबूर करते हो कि मुझे सेक्सुअली फेवर करो तो मैं जो है वो आपकी सैलरी बढ़ा के दूंगा। आप या तो उनको कुछ ऑफर कर रहे हो या फिर जो है वो उसके घर में कुछ पैसों की जरूरत है, उसके डैडी बीमार है, मम्मी बीमार है, इमरजेंसी है, पैसा चाहिए और वो आपसे हेल्प मांग रही है, तो आप बोल रहे हो ठीक है मैं पैसा तो दे दूंगा लेकिन बदले में मुझे भी आपसे सेक्स चाहिए। तो यहाँ उसकी मर्जी तो है बट ये कॉन्सेंट नहीं है, ये इसको रेप कहा जाता है। इसी चीज को हम रेप कहते हैं कि बिना मर्जी के, सेक्सुअल कंसेंट के बिना जब आप किसी से सेक्स करने की कोशिश करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज रेप। इंडिया में लोग ये चीज समझते नहीं कि व्हाट इज सेक्सुअल कंसेंट। नो का मतलब नो होता है भाई। इवन अगर आपकी वाइफ भी है और अगर वो मना कर रही है, इवन इफ शी इज योर वाइफ और वो आज नहीं सेक्स करना चाहती, वो मना कर रही है, उसका कंसेंट नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती चौधरी बन के जबरदस्ती घुसने के लिए कोशिश कर रहे हो तो फिर वो भी रेप कहा जाएगा। उसको मैरिटल रेप कहते हैं कि आपने एक मैरिड वुमन का रेप उसके हस्बैंड ने किया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये कैसा हस्बैंड, क्या रेप, हस्बैंड के पास तो राइट टू सेक्स है। कोई राइट टू सेक्स नहीं है भाई। वो भी जो उसकी वाइफ है वो एक दूसरी फीमेल है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके पास अपनी चॉइस है। अगर उसका दिल नहीं है आज सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने का तो आप उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये लोगों को समझ में नहीं आती बात, लोग इसको इम्पोज करते हैं जबरदस्ती। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी अपनी अलग अलग फैंटेसीज होती हैं। किसी को होता है, मूड होता है कि उनको जो है वो एनल सेक्स करना है, एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी को है एनल सेक्स करना है, ठीक है, यानी जहां से पॉटी हम करते हैं उस ऑर्गन के थ्रू भी सेक्स करना है, लेकिन वो फीमेल कंफर्टेबल नहीं है उस टाइप ऑफ सेक्स में, बट ये जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं मुझे तो करना है, मैं तो करके रहूंगा। तो ये रेप कहा जाता है भाई। ये इनह्यूमन बिहेवियर है, इसको रेप कहते हैं। अगर वो आपकी वाइफ है तो शायद वो बहुत ज्यादा कुछ कर तो नहीं पाएगी बट स्टिल इट विल बी कॉल्ड एज रेप। अगर वो कहीं पे कंप्लेन करती है तो इंडिया में मैरिटल रेप के लिए बहुत ज्यादा एक्शन तो नहीं है बट इसको रेप ही कहा जाएगा। अगर अब उसके बाद और अगर वो रेप है तो जो रेप कर रहा है वो क्या कहलाएगा, रेपिस्ट। जब सोसाइटी में, जब इंडिया में किसी लड़की का रेप हो जाता है तब तो बहुत हंगामा मचाते हैं, सब लोग रोड पे निकल जाते हैं कैंडल लेके और पता नहीं क्या क्या सब बैनर बना के स्टॉप रेप स्टॉप रेप। लेकिन ये जो बिना कंसेंट के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने वाइफ के साथ जबरदस्ती जो रेप होता है वो भी तो रेप है। तो वो भी चीज समझनी है कि उस चीज को भी हम रेप ही कहते हैं कि अगर आपके पार्टनर का कंसेंट नहीं है और आप जबरदस्ती उसके साथ किसी भी टाइप ऑफ
किसी भी टाइप का सेक्स करना चाहते हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो एनल हो, चाहे वो वेजिनल हो, तो वो रेप कहलाएगा। ठीक है। एक और चीज होती है सेक्सुअल हाइजीन, ये बड़ी जानने की चीज है, हर किसी को जानना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता कि व्हाट इज सेक्सुअल हाइजीन। सेक्सुअल हाइजीन का मतलब वो अजीब से होते हैं, सेक्सुअल हाइजीन समझ नहीं पाते और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जिसके बाद उनको खुद को भी इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, एसटीडीज हो जाती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया हो जाता है, साइफिल्स हो जाता है, और जो फिर फीमेल पार्टनर है उसको भी दिक्कत होती है। तो सेक्सुअल हाइजीन का मतलब तो सबसे पहला है साफ सफाई। वर्ड हाइजीन इटसेल्फ मींस साफ सफाई। सेक्सुअल हाइजीन का मतलब होता है अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स की साफ सफाई, अपने प्राइवेट ऑर्गन्स की साफ सफाई। तो इसमें जो सबसे पहला हाइजीन का मामला है वो ये है कि आप अपने प्यूबिक हेयर्स, जो जब जब आप प्यूबिक एज पे पहुंचते हो, जब आप चाइल्डहुड के बाहर आते हो, तो आपके सेक्सुअल ऑर्गन के आसपास कुछ बाल उगते हैं, कुछ हेयर्स ग्रो करते हैं। तो आप रेगुलरली हर हफ्ते कोई एक दिन बना लो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सैटरडे, फ्राइडे, कोई भी एक दिन बना लो, और उस दिन हर हफ्ते उन प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करो, उनको शेव करो। तो सबसे पहला तो हाइजीन का पार्ट ये, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आपको अपने प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करते रहना चाहिए रेगुलरली, क्योंकि प्यूबिक हेयर्स वहां पे जमा रहेंगे तो उसमें पसीना होगा, फिर वो इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करो। दूसरी जो सेक्सुअल हाइजीन का चीज है कि वो है कि आप अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को रेगुलरली साफ सुथरा रखो। एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू गो फॉर द सुसु और पॉटी, पॉटी करने के बाद आप अपने ऑर्गन को धोते हो ना, तो सुसु करने के बाद भी अपने ऑर्गन को धोया जाता है, उसको भी धोना होता है, वरना फिर आपको बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जो प्रमोट करते हैं कि यूरिन करने के बाद, यूरिनेशन के बाद अपने सेक्सुअल ऑर्गन को धोना कंपलसरी है। लाइक जैसे इस्लामिक कल्चर में ये है कि उसको धोना कंपलसरी है, और कुछ बुद्धिस्ट कल्चर में भी शायद कुछ जगहों पे होता है जहाँ पे वो कंपलसरी करते हैं। कुछ टाइप ऑफ क्रिश्चियंस होते हैं जो ये इस चीज को, इस प्रैक्टिस को कंपलसरी समझते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कल्चर हैं जिसमें इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता। हावेवर इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, साइंस इस चीज को सपोर्ट करता है कि जब भी आप यूरिनेशन करो तो आप अपने प्राइवेट ऑर्गन को धो लो। क्यों? आप पॉटी करने के बाद अपने दूसरे ऑर्गन को धो रहे हो ना, क्यों धो रहे हो? साफ सफाई के लिए। तो उसी तरीके से अपने सेक्स ऑर्गन को भी धोया जाता है साफ सफाई के लिए। तो पहली चीज हो गई कि आप प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करो, दूसरा हो गया आप अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को धो, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। तीसरी चीज, जब भी कभी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, प्लान तो मतलब ऐसा बोल तो नहीं सकते कि हर बार प्लान ही होता होगा, कभी कभार रैंडम भी हो जाता है, बट वेन एवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी, इट इज बेस्ट कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले भी नहा लो दोनों पार्टनर, और सेक्सुअल एक्टिविटी करने के जस्ट बाद दोबारा से दोनों लोग नहा लो। अब यहाँ पे एक चीज है कि शायद इंडिया में हर फैमिली में ये पॉसिबल ना हो, हर घर में ये चीज पॉसिबल ना हो कि सेक्स करने से पहले भी नहा रहे हैं, सेक्स करने के बाद भी नहा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो एक शायद हो सकता है, बट बेस्ट पॉसिबल तरीका जो है वो यही है। सेक्सुअल हाइजीन इसी को कहते हैं कि आपने सेक्स करने से पहले भी आपने नहा लिए, सेक्स के बाद भी आपने नहाए, दोनों पार्टनर्स ने। तो उससे क्या होता है कि वो जिस इंटेंशन से आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, यानी इंजॉय करने के लिए, उस मजे के लिए, उस सेंसेशन को फील करने के लिए, वो सेंसेशन भी आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी, साफ सुथरी मिलेगी, आपको सेंसेशन में मजा आएगा, बास नहीं आएगी, घिन नहीं आएगी, दोनों पार्टनर उसको ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे, और आपको किसी टाइप की बीमारी भी नहीं होगी। तो ये होता है सेक्सुअल हाइजीन, कि आप अपने ऑर्गन्स को साफ सुथरा रखो, दोनों ही पार्टनर, मेल फीमेल दोनों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अपने रेगुलर अपने प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करो, सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले अगर पॉसिबल है तो नहा लो, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी नहा लो, क्योंकि बहुत सारे कपल्स होते हैं जो ओरल सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो अगर आप नहाए रहोगे तो सारा बैक्टीरिया वगैरह या पसीना वगैरह जो भी है वो रिमूव हो चुका रहेगा, तो आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से इंजॉय भी कर पाओगे, जिस मकसद, क्योंकि अल्टीमेटली सेक्स का मकसद क्या होता है लोगों का, वो एक एक हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसको आप ज्यादा अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे, और आप तरह तरह की बीमारियों से भी बचे रहोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सेक्सुअल हाइजीन भी समझ लिया होगा कि व्हाट इज सेक्सुअल हाइजीन। और वैसे ही, क्योंकि अगर आप वैसे ही सेक्स करके वैसे ही पड़े रहोगे, वैसे ही घूमते रहोगे, तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, फिर जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। अब एक चीज होती है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन यानी बच्चे पैदा नहीं करना है, सेक्स तो करना है बट बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए, मतलब वो प्रेग्नेंट ना होने पाए, फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट ना होने पाए। इसको कैसे रोका जाए, इसका क्या तरीका है? सेक्सुअल एक्टिविटी भी परफॉर्म होती रहे और फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट भी ना हो।
तो इसके लिए मुझे आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलना पड़ेगा, वहां पे मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ देखने को और समझने को मिलेगी। तो अब कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है ना, देखो कॉन्ट्रासेप्शन में दो तरीके होते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के दो तरीके होते हैं, एक होता है टेम्परेरी तरीका और एक होता है परमानेंट तरीका। ठीक है, परमानेंट में दो चीज आती है, मेल वाले में, परमानेंट में मेल और फीमेल में दो चीज होती है, मेल और फीमेल। परमानेंट वाले तरीके में मेल के लिए होता है वेसेक्टोमी और फीमेल के लिए होता है ट्यूबेक्टोमी। वो भी मैं समझाता हूं क्या होता है। वेसेक्टोमी यानी नसबंदी, मेल की नसबंदी, और ट्यूबेक्टोमी यानी फीमेल नसबंदी। यानी वो वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, वो जो वास्ट डिफरेंस होती है ना, उसको कट कर देते हैं और क्लिप लगा देते हैं, तो अब वहां से स्पर्म आगे कभी जा ही नहीं पाएगा। तो जब स्पर्म आगे जा नहीं पाएगा तो वो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। और ट्यूबेक्टोमी में वो जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको कट कर देते हैं, तो जब उसको कट कर देंगे तो आगे जो है वो कोई भी ओवम आ नहीं पाएगा। तो जब आगे कोई ओवम नहीं आ पाएगा तो वो भी मामला हो जाएगा। यहाँ देखो, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहता है, इसको हम कहते हैं वेसेक्टोमी, और मेल में और फीमेल वाले में होता है ट्यूबेक्टोमी। ये देखो, वेसेक्टोमी में ये जो वास्ट डिफरेंस होती है इसको कट कर देते हैं वो, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में यहाँ पे देखो, ये वास्ट डिफरेंस है, ये वाली लाइन, तो वास्ट डिफरेंस को यहाँ बीच में से कट कर दिया है। देखो, दोनों तरफ से वास्ट डिफरेंस को बीच में से कट कर दिया, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ एक कट लगा दिया और इसको क्लिप बांध दिया, इसको भी क्लिप बांध दिया, यहाँ भी कट लगा दिया, क्लिप बांध दिया, क्लिप बांध दिया। अब होगा क्या, अब अगर ये मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता भी है और यहाँ से सेमिनल वेसिकल से इसका जो सीमन है वो इजैकुलेट भी होता है, तो भी इसके सीमन के अंदर स्पर्म नहीं है, क्योंकि स्पर्म कहां से निकलता है, टेस्टिस से। और इस वास्ट डिफरेंस से होते हुए वो आगे ऐसे यहाँ से आके सेमिनल वेसिकल में मिक्स होके आगे जाने वाला था। अब यहाँ से स्पर्म को जाने का रास्ता ही कट कर दिया है, तो स्पर्म जा ही नहीं सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं आसान भाषा में, नसबंदी। ठीक है, वेसेक्टोमी। फीमेल में क्या करते हैं कि वो ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है, देखो इसको कट कर देते हैं, कट करके यहाँ पे इसको बांध देते हैं। तो अब होता क्या, ओवम यहाँ से आने वाला था, ओवम आने वाला था, अब ओवम को आगे आने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो ओवम जाएगा कहाँ। और जब ओवम आएगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन, अब ओवम ही नहीं है, तो यहाँ पे मेल पार्टनर कितना भी वो सीमन इजैकुलेट करता रहे, कितना भी सीमन अंदर डाले, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है जब आगे फर्टिलाइज होने के लिए कोई ओवम ही नहीं है। तो और अगर ओवम आ भी गया लेकिन, और सीमन भी आया लेकिन सीमन में स्पर्म ही नहीं है, तो फिर वो क्या कर पाएगा। तो ये एक होता है परमानेंट तरीका जिससे प्रेगनेंसी को रोका जाता है। और कुछ टेम्पररी तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। टेम्पररी तरीके क्या होते हैं, ये इस यहीं पे समझ लो। चलो, टेम्पररी तरीके में एक तो सबसे पहला होता है वो सेफ पीरियड वाला रिदम मेथड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेफ पीरियड में 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये वाला जो तरीका होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट एक हफ्ते बाद वाला जो पूरा पीरियड होता है सेफ होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक हफ्ते पहले वाला भी जो पीरियड होता है वो सेफ होता है। 14वें दिन पे ओवल्यूशन आता है और वहीं पे पूरा मामला गड़बड़ होगा अगर आपने उस वक्त सेक्सुअल एक्टिविटी किया तो। हाउएवर इसकी कोई कंपलसरी गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत अच्छे से काम करता है। ये सारे जो टेम्पररी मेथड है उन सब में सबसे बेस्ट होता है सेफ पीरियड, क्योंकि इसमें आपको कोई स्पेसिफिक जेल, कोई स्पेसिफिक केमिकल, कोई स्पेसिफिक मटेरियल यूज करने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स, और आप जो है वो टोटली अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हो। और वहां पे फिर भी मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं, स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट अगले 2-3 दिन जो होते हैं उसमें तो एकदम नेग्लिजिबल चांस होता है। दूसरा आता है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अब देखो, यहाँ पे तो दो मेथड था ना, एक था टेम्पररी और एक था परमानेंट। परमानेंट तो आपने समझ लिया
कि परमानेंट में जो है वो वेसेक्टोमी है और वो वाला है। तो टेम्परेरी में सबसे पहला तो आता है सेफ पीरियड का मेथड। सेफ पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि सेफ पीरियड क्या होता है। दूसरा आता है विड्रॉवल मेथड। ये बड़ा घटिया मेथड है। विड्रॉवल मेथड क्या होता है कि मेल और फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं और मेल का जो पीनस है वो फीमेल वेजाइना के अंदर है, वो अपना सेक्सुअल एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेल को फील होता है कि मुझे स्पर्म फॉल होने वाला है, मुझे इजैक्यूलेशन होने वाला है, वो अपने पीनस को फीमेल वेजाइना से विड्रॉ कर लेता है, वो अपने पीनस को फीमेल वेजाइना से विड्रॉ कर लेता है। तो बट इसमें कोई गारंटी नहीं है, मतलब वो आपके विड्रॉ करने से पहले अगर एक ड्रॉप भी अंदर लीकेज हो चुका है तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो पूरा गांव बसाने के लिए एक ड्रॉप इज मोर देन इनफ हो जाता है। तो विड्रॉवल मेथड कोई बहुत ज्यादा काम करने नहीं वाला है, टेम्पररी मेथड है। तीसरा एक मेथड होता है जिसको कहते हैं लैक्टेशनल अमोनेरिया। लैक्टेशनल अमोरिया, अमोरिया अमोनेरिया ऐसा कुछ वर्ड होता है, फिलहाल वर्ड नहीं याद आ रहा है। लैक्टेशनल अमोनेरिया कहते हैं, हाँ। तो लैक्टेशनल अमोनेरिया का मतलब क्या होता है? लैक्टेशनल अमोनेरिया का मतलब है कि जिस वक्त औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है, मतलब जब एक प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी को न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, तो न्यू बॉर्न बेबी आमतौर से 1.5 से 2 साल तक दूध पीता है। तो जब एक लेडी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, न्यू बॉर्न बेबी को दूध पिला रही है, लैक्टेशनल अमोनेरिया, तो तब तक स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने जब तक वो लेडी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है, जितने टाइम पीरियड तक, लाइक अगर 2 महीने तक कर रही है, 1 साल तक कर रही है, तो ब्रेस्ट फीडिंग वुमन को प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ब्रेस्ट जब तक उसको जो है वो प्रेग्नेंट होना मुश्किल होता है। जब किसी लेडी को डिलीवरी होती है, उसके बच्चा पैदा होता है, तो उसके बाद भी काफी टाइम तक उसको जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आते, और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब उसके कंटिन्यू होते हैं दोबारा, तो उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो साइंस में कुछ ऐसा माना जाता है कि जब वो बच्चे को दूध पिलाती है, जितने टाइम तक दूध पिला रही है, यानी लैक्टेटिंग वुमन जो होती हैं, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती। बट उसमें भी रिस्क होता है, वो खाली बोलने के लिए, चांस वहां पे भी फेलर का चांस है। केमिकल मींस में स्पर्मिसाइड किया जाता है। बहुत सारी फीमेल्स क्या करती हैं, वो अपने वेजाइना के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्रीम लगाती हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्यूब लगा लेती हैं, कुछ स्पेसिफिक जेली जैसा कुछ सब्सटेंस होता है, जिससे होता क्या है कि जब उनका मेल पार्टनर जो है, उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी की, उसने वेजाइना के अंदर ही जो है वो अपना सीमन इजैकुलेट किया, बट वेजाइना के अंदर कुछ ऐसा स्पेसिफिक केमिकल या ट्यूब पहले से ही लगा रखा था, जिससे वो सारे स्पर्म जो है वो वहीं मर जाएंगे, वो एसिडिक ज्यादा वो हो जाएगा और वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो स्पर्मिसाइड किया जाता है वेजाइना के अंदर, है ना। कुछ स्पेसिफिक जो होता है, फोम, जेली वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं। और मैकेनिकल मेथड में तो यहाँ पे कॉन्डम इस्तेमाल किया जाता है आमतौर से। सबसे ज्यादा जो फेमस तरीका है वो यही है कि कॉन्डम इस्तेमाल करो, या फीमेल कॉन्डम भी होता है, डायफ्राम इस्तेमाल करो, वो होता है। आईयूडीज होता है जिसको कॉपर टी वगैरह बोलते हैं। आईयूडी क्या होता है वो ये देख लो कि फीमेल वेजाइना के अंदर एक टूल होता है, एक छोटा सा एक गैजेट तो नहीं कह सकते उसको, एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। वो इंस्टॉल करके इसको ऐसे ओपन करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये क्या करता है, ये कॉपर टी शेप का होता है ना, तो वो ना तो यहाँ से किसी ओवम को आगे आने देता है, ना यहाँ से किसी ओवम को आगे आने देता है। और फिर जब अगर फ्यूचर में वुमन को ऐसा है कि नहीं मुझे अब दोबारा से प्रेगनेंसी चाहिए, तो डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर उसकी बॉडी से कॉपर टी निकाल देंगे और दोबारा से उसका प्रेगनेंसी होगा। लेकिन जब तक कॉपर टी रहता है तब तक उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी नहीं आते, तो वो एकदम मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी वो फ्री हो चुकी होती है। तो ये 2 तरीके है, परमानेंट और टेम्पररी मेथड, जिसके थ्रू कॉन्ट्रासेप्शन किए जाते हैं, यानी प्रेगनेंसी को रोका जाता है, जिसमें कॉन्डम हो सकता है, कुछ पिल्स हो सकती है ना, कुछ स्पेसिफिक टैबलेट्स होती हैं वो खाती हैं लड़कियां, और फीमेल कॉन्डम हो सकता है, कॉपर टी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। और परमानेंट में तो मैंने आपको बता दिया कि एक वेसेक्टोमी होता है और एक ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जो मास्टरबेशन एक चीज होती है, उसको लेके एक बहुत बड़ा मिथ होता है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि मास्टरबेशन का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता वो बता दूं, वैसे तो सबको पता होगा, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑडियंस नहीं है जो ये वीडियो देख रहा है या देख रही है और उसको मास्टरबेशन नहीं पता है। हर किसी को पता होता है, क्योंकि हर कोई करता है। ये एक नेचुरल जो है वो एक्टिविटी है, एकदम नेचुरल एक्टिविटी है।
जैसे हर कोई खाना खाता है, हर कोई पानी पीता है, हर कोई सुसु करता है, हर कोई पॉटी करता है, वैसे ही हर कोई, हर लड़का हर लड़की मास्टरबेशन भी करती है या करता है। वो कितना भी बोले नहीं नहीं मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं झूठ बोल रहे हैं, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। बायोलॉजी आप कैसे मतलब झुटलाओगे? कोई ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, देखो मैं खाना नहीं खाता। अबे खाना खाते हो ना, वो बायोलॉजिकल चीज है, खाना खाना ही पड़ेगा तुमको, ये भी करना ही पड़ता है तुमको, तुम उसका कुछ कर नहीं सकते, हर कोई करता है ये, कोई कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। मास्टरबेशन का मतलब क्या होता है? मास्टरबेशन का मतलब होता है अपने सेक्सुअल ऑर्गन के साथ खुद प्ले करना, खुद इंजॉय करना, जिसको हिंदी में हस्त मैथुन कहते हैं, या उर्दू में उसको मुश्तजनी या हस्तजनी कहते हैं। यानी खुद अपने हाथ से अपने सेक्सुअल ऑर्गन को जो है वो सहलाना, और वो उसको करना, और उसको बहुत फास्ट फास्ट रब करना, और उसके बाद जो है वो स्पर्म फॉल करवाना, इजैकुलेट करवाना, और उसको इंजॉय करना, तो उसको हम कहते हैं मास्टरबेशन। उसी तरीके से फीमेल्स भी करती हैं, वो अपने हाथ से, खुद अपने हाथ से जो है वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन को टीज करती हैं, अपने सेक्सुअल ऑर्गन को फिंगर्स इंसर्ट करती हैं, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करती हैं, जो भी है। तो अलग अलग तरीके का मास्टरबेशन के तरीके हैं लोगों के अपने अपने, हर कोई ये चीज करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई जब पहली पहली बार टीनेज में पहुंचता है तो उनको सेक्सुअल अर्ज होती है, दूसरा जेंडर उनको अट्रैक्टिव लगता है, सेक्स करने का दिल करता है, लेकिन टीन एज में कुछ कर नहीं सकते, तो वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन से खुद ही प्ले करते हैं। तो हर कोई ये करता है। इस क्या ये कोई बहुत ज्यादा बुरी चीज है क्या? सेक्सुअल मास्टरबेशन करने से जो है वो बहुत कमजोरी आती है? लड़कों में एक बड़ा इसको लेके मिथ है कि मास्टरबेशन की वजह से वीकनेस आती है, लोग दुबले हो जाते हैं मास्टरबेशन से, पतले हो जाते। मास्टरबेशन से कोई दुबला नहीं होता, मास्टरबेशन से कोई पतला नहीं होता है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि मास्टरबेशन करने से कोई दिक्कत नहीं है, ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, एक हेल्दी प्रैक्टिस है, अनटिल एंड अनलेस आप इसको एक्सैजरेटेड ना करो। हाँ, अब यहाँ पे आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि हम सब जो है, साइंस की बात अलग है और अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग रिलीजन्स की बात अलग है। बहुत सारे रिलीजन्स में मास्टरबेशन को एज अ नेगेटिव प्रैक्टिस माना जाता है कि नहीं, मास्टरबेशन आपको नहीं करना है, कुछ भी कर लो, आपको मास्टरबेशन नहीं करना है। तो उसका अपना एक वो आपका रिलीजियस सेंटीमेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस कल्चर को फॉलो करते हो उस कल्चर में इसका क्या वो है। अदरवाइज जो बायोलॉजिस्ट होते हैं या जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग इसको एक हेल्दी प्रैक्टिस मानते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल नॉर्मल है, और बल्कि कभी कभार मास्टरबेशन करना चाहिए, क्योंकि जो लोग मास्टरबेट नहीं करेंगे तो उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो अंदर भड़ास मार रही है, उन लोगों के ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो किसी को रेप कर दें। लेकिन मास्टरबेशन करने से उनको इजैकुलेशन हो चुका होता है, उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो कुछ हद तक दब चुकी होती है। बट अगर इसकी एडिक्शन हो जाए और इसकी लत लग जाए और दिन में 3-4 बार कर रहे हो तो फिर इट इज डेंजरस। अदरवाइज अगर महीने में या हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार हो रहा है तो इट इज टोटली हेल्दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट साइंस तो यही कहता है कि अगर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार कर रहे हो तो उसमें कोई वीकनेस नहीं आने वाली है, कोई दुबलापन नहीं आने वाला है, कोई स्ट्रेस नहीं होने वाला है, बल्कि मास्टरबेशन आपका स्ट्रेस कम कर सकता है, आपका मूड अच्छा कर सकता है, और आपको एक सेल्फ प्लेजर भी दे सकता है। लेकिन 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 अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार कर रहे हो तो अब आप बोलोगे कि नहीं मैं दिन में 4 बार करूंगा या करूंगी, देन इट बिकम्स डेंजरस। तो कोई भी चीज जब आप हद से ज्यादा करोगे तो वो डेंजरस है। आप हद से ज्यादा पानी पियोगे वो डेंजरस है। तो किसी भी चीज को आप लिमिट क्रॉस करोगे तो वो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अदरवाइज मास्टरबेशन एक टोटली हेल्दी प्रैक्टिस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप उसकी एक्सेसिवली एडिक्टिव उसके लिए ना बन जाओ। और अगर अगर किसी को मास्टरबेशन का एडिक्शन हो चुका है तो उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने आप को कभी भी अकेला मत होने दो, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के बीच में रहो, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के बीच में रहो, अकेला मत होने दो, क्योंकि ज्यादातर ये प्रैक्टिस तभी होगी जब आप अकेले होगे। आप दिन दोपहर में कहीं पे भी बाथरूम मत जाओ, आप सिर्फ अर्ली मॉर्निंग सुबह सो के उठे तभी बाथरूम जाओ, क्योंकि सुबह सुबह सो के उठ के गए हो तुरंत जाके जो है वो आप काम करना शुरू नहीं कर दोगे, उस वक्त आपका मूड ही नहीं करेगा। ज्यादातर ये काम जो होता है वो या तो आफ्टरनून में होता है जब लोग घर पे अकेले होते हैं, या तो फिर लेट नाइट्स में होता है। तो कोशिश करो कि आप अपने आप को पब्लिकली जो है बिजी रखो, और अगर लेट नाइट वाला मामला है तो अपने आप को फैमिली के बीच में रखो। आप अपने पर्सनल बेडरूम में मत सो, फिर फैमिली के साथ सो, बीच में हॉल में सो, ताकि आपको वो करने का मौका ही ना मिले, तभी आप अपने आप को रोक सकते हो। अदरवाइज ये एक मिथ है कि मास्टरबेशन से कोई दिक्कत होती है, कोई खास दिक्कत नहीं होती। हाँ, आप हद से ज्यादा किसी भी चीज को करोगे तो उससे दिक्कत तो हो ही जाएगी, वरना अगर आप एक कंट्रोल टोन में कर रहे हो, कंट्रोल तरीके से कर रहे हो,
हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार हो रहा है तो इट इज टोटली हेल्दी प्रैक्टिस। पॉर्न एंड द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानसिक बीमारी है पॉर्न, जिसमें लोग फंस चुके हैं, स्पेशली यूथ फंस चुका है। क्योंकि यही कहा ना कि उनको अपने सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में पता नहीं, अपने फीमेल पार्टनर के सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में पता नहीं, तो वो पता लगाने के लिए करते हैं क्या है, वो पॉर्न देखते हैं, अलग अलग पोजीशन पता लगाना है उनको, अलग अलग फैंटेसीज हैं उनकी। अब वो पॉर्न देखते हैं तो पॉर्न में अलग अलग, देखो पॉर्न में जो लोग वहां पे सेक्स करके दिखा रहे हैं वो लोग एक्चुअली प्ले कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली एक्टर्स हैं, ठीक है। वो एक्चुअली वहां पे रियल सेक्स नहीं हो रहा, मतलब सेक्स तो रियल ही हो रहा होता है, बट वो उस तरीके से एंजॉय नहीं कर रहे होते जैसे आपको दिखा रहे होते, वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनको पैसा मिलता है। आपको लगता है कि सिर्फ 2 लोग हैं, नहीं, वहां वो शूट हो रहा होता है, जैसे मूवी शूट होती है ना, वो वहां पे सेक्स कर रहे हैं लेकिन उनके पीछे वहां 20 लोग खड़े हैं, कैमरा लेके खड़े हैं, वहां पे भी एक डायरेक्टर जो बोल रहा है एक्शन, कमान भाई शुरू करो, फिर एक आदमी डायरेक्टर है वो बोल रहा है चलो कट, यहाँ पे ये शॉट रोको, अब उसके बाद आगे चलो पोजीशन चेंज करो, नया दूसरा एंगल से, अब दूसरा कैमरे से वो रिकॉर्ड होगा। तो वो लोग प्रैक्टिस, वो उनकी अपनी जो है वो जॉब है, वो अपना कुछ कर रहे हैं, वो वहां पे वो पैसे कमा रहे हैं, वो वहां पे एक्टिंग कर रहे हैं, आप उसको देख के रियल समझते हो। पॉर्न की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो लड़के हैं वो बेचारे परेशान हो चुके हैं पॉर्न देख देख के। पॉर्न इंडस्ट्री आपको ये दिखाती है कि हर लड़की जो है वो सुबह शाम सेक्स के बारे में ही सोच रही है, और हर लड़की किसी से भी सेक्स करवाने के लिए तैयार है। दूध वाले हो, चाय वाले हो, स्विगी वाले हो, जोमेटो वाले हो, आप कोई भी हो, आप जो है वो किसी भी हर लड़की सुबह शाम सेक्स के लिए तैयार है। वो पॉर्न में ऐसे ही दिखाते हैं कि वो दूध वाला भी आ रहा है, तबेले वाला भी आ रहा है, और पता नहीं कौन कौन अलग अलग कैरेक्टर सब दिखा रहे हैं कि लड़कियां सुबह शाम तैयार हैं। सच में ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता ऐसा, वो वहां पे एक्टिंग कर रहे हैं। पॉर्न में ये दिखाया जाता है कि वो लड़कियों को हार्श ट्रीटमेंट बहुत पसंद है, आप उनको मारो पीटो और उनको पता नहीं क्या क्या करो, उनके साथ जो है वो क्रूएल्टी करो, और वो उसको एंजॉय करते हैं। भाई किसको मार खाना पसंद है? आप किसी को मारोगे वो कैसे एंजॉय करेगा? वो नहीं एंजॉय कर सकता है, वो नहीं होता है, वो एक वो अलग चीज है। वो अगर कोई ये कर रहा है और कोई लड़की भी कह रही है कि हाँ मैं भी ये एंजॉय करती हूँ, मुझे मजा आता है, मुझे मारो, भाई साइकिल आप साइकोलॉजिकली बीमार हो, आप साइकिक पेशेंट हो, आप किसी साइकेट्रिस्ट को मिलो। तो वो चीज पॉर्न में जो भी दिखाया जाता है, लोग उसको देख के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। पॉर्न में वो दिखा रहे हैं कि वो जो मेल पार्टनर है उनके जो है वो इतना बड़ा बड़ा है, रियल में ऐसा नहीं होता भाई। इंडिया में वो पीनस का जो साइज होता है वो एवरेज 6 से 7 इंच मैक्स होगा, 6-7 इंच मैक्स। पॉन में दिखा रहे हैं 12 इंच, 15 इंच, पता नहीं क्या क्या। अरे भाई वो हाथी घोड़ा है क्या वो कोई? तो वो पॉन देखते हैं और फिर लोग वो जो है अपना वाला देख के उससे कंपेयर कर रहे हैं, अरे बाप रे उसके तो 15 इंच है, मेरे तो 5 इंच है, वो उसमें परेशान है। वो अजीब ही एक्सपेक्टेशन है। लड़कियां भी पॉन देख के वही, वो उनकी भी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे भी 15 इंच चाहिए। 15 इंच का क्या करोगे, अचार डालोगे? 15 इंच क्यों चाहिए तुमको? लड़कियों का भी वही फंडा है कि साइकोलॉजिकली ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि अच्छा सेक्स परफॉर्मर यानी 12 इंच तो मिनिमम साइज होना ही चाहिए। ये पॉर्न इंडस्ट्री देख के आप पगला गए हो, सच में ऐसा नहीं होता है। दुनिया में अलग अलग ज्योग्राफी में लोगों के सेक्सुअल ऑर्गन्स का साइज अलग अलग होता है। उसी तरीके से लड़के भी पगला रहे हैं कि वो देखो वो जो है वो पॉर्न में दिखाते हैं कि लड़कियां एनल सेक्स को बहुत इंजॉय कर रही हैं, तो वो ये बोल रहा है मुझे भी चाहिए। वो पॉर्न में दिखा रहे हैं कि वो लड़कियां जो है वो उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और वो उसको एंजॉय कर रही है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे भी ऐसे ही चाहिए, तू भी ऐसे ही कर। अरे वो नहीं भाई, वो रियल दुनिया पॉर्न दुनिया से अलग होती है। वो पॉर्न में देख के आए हैं कि जो उनका सेक्सुअल एक्टिविटी वो 1-1 घंटा चल रहा है, 1 घंटे से लगे हुए, कंटिन्यूअस लगे हुए, वो थक ही नहीं रहे वो लोग। रियल में ऐसा नहीं होता है भाई। एवरेज जो बायोलॉजिकल, जब आप बायोलॉजी समझोगे पढ़ोगे, तो एक जो एवरेज ह्यूमन होता है, हेल्दी ह्यूमन, जो अच्छा ह्यूमन है, फिट है, जो तंबाकू गुटखा ये सब कुछ नहीं खाता है और जिम जाता है, अच्छी डाइट लेता है, अच्छी नींद लेता है, जिसका टेस्टोस्टेरोन भी हाई है, उसका भी जो मैक्स टू मैक्स जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस, जो बेड टाइम होगा वो 5-10 मिनट होगा बस। इससे ज्यादा किसी का नहीं होता। 5-10 मिनट, 15 मिनट, और आप अगर उसमें 4 प्ले मिला लो तो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा, इट इज मैक्स। लोग पॉर्न देख रहे हैं कि उसमें 1 घंटे तो वो इंटरकोर्स कर रहा है बंदा, और अभी तक उसको इजैकुलेशन भी नहीं हुआ है। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अब वो लड़कियां भी उसी चीज को देखती हैं, और फिर उनका भी अपने बॉयफ्रेंड से, अपने हस्बैंड से ये एक्सपेक्टेशन होता है कि तुम आओ भाई 1 घंटा मजदूरी करो, तो वो 1 घंटा कैसे करेगा?
हेल्दी जो पर्सन है उसका भी टाइम 10 से 15 मिनट इज मैक्सिमम। 10-15 मिनट इज मोर देन इनफ, इट इज मैक्स, एकदम मैक्स लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, वरना वो 5-7 मिनट इज इनफ। एक हेल्दी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसका टाइम इतना ही होता है। तो पॉर्न में अजीब अजीब सी चीजें देखते हैं और फिर उसका रियल दुनिया से कंपेयर करना। अब पॉर्न में तो सारी एक्ट्रेस हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्लिम फिट होंगी, तो वो अपनी वाइफ को देख के बोल रहे हैं कि तू भी ऐसी बन। अरे वो वैसी कैसे बनेगी? वो जो एक्टर है वो वैसी अट्रैक्टिव दिखने के लिए रेगुलर जिम जा रही है, उसका काम ही वही है, उसके कोई बच्चे नहीं पालने हैं, उसको घर का कोई काम नहीं करना है। अब ये जो तुम्हारी बीवी है वो बेचारी घर में काम भी कर रही है, उसको बच्चे भी पालना है, बच्चे को सुलाना है, सबका खाना भी पकाना है, उसको ढंग से नींद नहीं मिल रही है, तो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर और उस पॉर्न वाली हीरोइन की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होगा। आप इसको जब देख के उसके साथ कंपेयर करोगे और पगलाओगे तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करोगे तो वो नहीं मिलेगा। वो सेम चीज ये लड़की भी करती है, वो देखती है कि पॉर्न में यार उसके 6 पैक एब भी हैं, वाह, एक तो उसका इतना बड़ा साइज, ऊपर से इतनी अच्छी बॉडी। अरे तो भाई उसका काम ही वही है। ये जो तुम्हारा बंदा है ये बेचारा अपना ऑफिस में जाता है, दिन भर बैठा रहता है और उसको स्ट्रेस भी है और उसको घर पे आके दूसरे भी कुछ काम करने हैं, सब बहुत, उसको रेंट पे करना है, डैडी कहीं एडमिट है, उनकी बीमारी का टेंशन है, तुम सबको पालना है, बच्चे की फीस है, उसको इसके सर पे टेंशन भी है, तो उसका स्ट्रेस भी है। उसका उसका जो पॉन में जो बंदा काम कर रहा है उसकी डाइट अलग है, वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा उसका डाइटिशियन न्यूट्रिशन लिख के दे रहा है ताकि इनकी विजिबिलिटी अट्रैक्टिव रहे। तुम्हारा बंदा जो है वो बेचारा दाल भाजी रोटी खा के जी रहा है, तो वो कैसे उसकी तरह दिखेगा? तो ये पॉन देख के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और उसके बाद फिर बहुत सारे जो कपल्स होते हैं वो उनके बीच में डाइवोर्स वगैरह तक की नौबत भी आ जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि जो एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे हैं ये रियल दुनिया नहीं है, ये फेक है। ठीक है। हाँ, अब एक चीज होती है कि देखो एक 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 नेचुरल एक्सपेक्टेशन एक अलग चीज है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अलग चीज है। कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होती है, कुछ लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है। एक हेल्दी मेल का एवरेज सेक्सुअल टाइम कम से कम 5 मिनट तो होना चाहिए, कम से कम 5 मिनट तो होना चाहिए। अब यहाँ पे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जो मेल को है। एक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, और दूसरा है प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन। ये क्या है वो समझ लेते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बात ये है कि जो मेल पीनस है, जो नॉर्मली वो ऐसा होगा लूज पोजीशन पे, और इरेक्टेड पोजीशन में वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो इनफ इरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो जब इरेक्शन मतलब इनफ इरेक्शन नहीं मिलेगा तो वो इंटरकोर्स करने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो इंटरकोर्स नहीं कर पाएगा और सेक्सुअल एक्टिविटी को नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हर फीमेल की भी अपनी सेक्सुअल अर्ज है, वो उसकी सेक्सुअल अर्ज को पूरा नहीं कर पाएगा, तो वो उससे नाराज हो जाएगी, वो गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन और दूसरा है प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन। प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन का मतलब होता है कि आप 10 से 12 सेकंड के अंदर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए और 10-12 सेकंड में आपकी खेल कहानी खत्म हो गई। 10 से 12 सेकंड में आपकी खेल कहानी खत्म हो गई, तो इसको कहते हैं प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन, हद से ज्यादा जल्दी। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन दोनों प्रॉब्लम में आप अपने पार्टनर को सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन किसी भी कपल के बीच का सबसे प्राइमरी कॉज होता है कि उनका रिलेशन कितना अच्छा होगा, उनका इमोशनल बॉन्ड कितना अच्छा होगा। अगर उनका सेक्सुअल बॉन्ड बहुत अच्छा है तो उनका इमोशनल बॉन्ड भी अच्छा होगा, सेक्सुअल बॉन्ड गड़बड़ है तो इमोशनल बॉन्ड भी गड़बड़ होगा, ज्यादातर पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि वो फिर वो उससे खुश नहीं रहेगी ना। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का क्या क्या ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है? नहीं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती भी है तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, आप उन डॉक्टर्स को मिलो, आपका जो भी फैमिली डॉक्टर है उसको जाओ मिलो, उसको बताओ कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको बताएगा कि इसके कारण क्या है। सबसे पहले तो इन दोनों प्रॉब्लम का कारण मैं आपको बताते चलूं, आप खुद भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आप किसी भी तरीके का एडिक्शन करते हो, किसी भी टाइप का एडिक्शन आप कर रहे हो, किसी भी टाइप का एडिक्शन, आप तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, स्मोक करते हो, दारू पीते हो और मेफेड्रॉन यूज करते हो, ड्रग्स लेते हो, कोई भी टाइप का एडिक्शन है, पक्का आपको दो में से एक प्रॉब्लम होगा। 100% जहां बोलो वहां लिख के दे दूं, पक्का होगा। अगर आप किसी भी टाइप का एडिक्शन करते हो तो, किसी भी टाइप का, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, बीड़ी, दारू, ड्रग्स,
पक्का पक्का दो में से एक प्रॉब्लम आपको 110% होगा। दूसरी चीज, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है यानी आप जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हो, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, पक्का आपको दो में से एक होगा, या पॉसिबल है दो का दोनों हो जाए। अगर आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं देते, हेल्दी खाना नहीं खाते, नेचुरल फूड्स पे नहीं रहते हो और बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड खाते हो, तो भी आपको इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो स्लीप, अगर आप दिन में 8 घंटे की अच्छी डीप स्लीप नहीं ले रहे हो तो भी आपको दो में से एक प्रॉब्लम जरूर होगा, और क्वाइट पॉसिबल है दोनों हो जाए स्लीप की वजह से। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हो, फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकली टोटली इनएक्टिव हो, दिन भर बस ऐसे पसरे रहते हो, बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते, जिम नहीं जाते हो आप, वॉक नहीं करते हो आप, रनिंग नहीं करते हो आप, स्विमिंग नहीं करते आप, यहाँ से घर के बाजू में जाने के लिए भी आपको स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, तो भी आपको ये प्रॉब्लम होगा। आपको इन प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार लो, आप तंबाकू गुटखा बीड़ी जो भी खाते हो सब छोड़ दो, आप अच्छा खाना खाना चालू करो, प्रोटीन रिच डाइट लेना शुरू करो, जिंक मैग्नीशियम और जो दूसरे मिनरल्स होते हैं उनको अपने डाइट में बढ़ाओ, और डॉक्टर्स आपको बताएंगे, आप अपने डॉक्टर्स को बात करो, वो आपको समझाएंगे कि भाई इसका क्या मामला होता है, डाइटिशियन से मिलो, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलो, वो आपको समझाएंगे कि शिलाजीत वगैरह को कैसे कंज्यूम किया जाता है मेल स्ट्रेंथ के लिए, और ऑयस्टर वगैरह खाने से कौन कौन से फूड्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होते हैं, जैसे फिग होता है और ऑयस्टर होता है, बहुत सारे फूड्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं, वो वाले फूड्स के बारे में वो आपको बताएंगे कि ये फूड कंज्यूम करो, आलमंड्स कंज्यूम करो, नट्स कंज्यूम करो, फिश खाओ, मच्छी खाओ, और थोड़ा सा अपने डाइट में अंडा दूध ये सब ऐड करो, रोज जो है कोई विटामिन सी का कंजम्पशन करो, आप जिम जाओ, जिम में वेट लिफ्टिंग करो, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग में भी आप थोड़ा हैवी लेवल तक जाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो, वो आपको समझाएंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई भी दिक्कत है भी तो उसका तो कारण ये सब होगा, पहले इन कारणों को सुधारने की कोशिश करो, और आप अपने डॉक्टर्स को बिल्कुल जाके ईमानदारी से बताओ कि हाँ भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, और देखो मैं गुटखा तंबाकू खाता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, मैं फिजिकली टोटली इनएक्टिव हूँ, मैं बहुत ज्यादा चाय पीता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ये करता हूँ, बताओ उनको, तो वो बताएगा आपको कि इस वजह से आपको ये हो रहा है और इसको ऐसे ऐसे सुधारा जा सकता है। हाउएवर ये प्रॉब्लम्स ऐसी है कि एक दिन में नहीं सुधरती हैं। तो आप सोचोगे कि आज मैंने डॉक्टर को मिल लिया, डॉक्टर ने कोई दवा बता दिया और मैं वेरी नेक्स्ट डे खा के एकदम आसमान पे पड़ जाऊंगा, एकदम जापानी घोड़ा बन जाऊंगा, तो वैसा नहीं होता है। वो उसके लिए टाइम लगता है, वो आपको जो है वो कम से कम 3-4 महीने का कोर्स होगा, डॉक्टर आपको समझाएगा कि 3-4 महीने कंटिन्यूस आपको ये दवा खानी है, साथ में ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, देन ओनली यू कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ एम्बेरेसिंग सिचुएशंस। अदरवाइज तो फिर आप अपने पार्टनर के सामने हर बार एम्बेरस होते रहोगे, और वो फिर आपका जो इमोशनल बॉन्ड है, लव वाला बॉन्ड है, वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इमोशनल बॉन्ड बिल्ड होता है सेक्सुअल बॉन्ड के वजह से। ठीक है, अब एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आजकल बहुत फेमस चल रही है, LGBTQ। ये क्या होता है, यहाँ पे L का मतलब होता है भाई लेस्बियन, ठीक है, G का मतलब होता है गे, B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और T का मतलब तो होता है ट्रांसजेंडर। समझाते चलता हूँ ये सब क्या है। और Q का मतलब होता है क्वेर या क्वेश्चनिंग, और इसमें LGBTQIA और भी आता है, और एक होते हैं असेक्सुअल, और भी प्लस करके वो लिखते हैं, यानी और बहुत कुछ है। तो लेस्बियन उन लोगों को कहा जाता है, लेस्बियन उन लड़कियों को कहा जाता है जो फिजिकली है तो लड़की, लेकिन उसको भी दूसरी लड़कियों में सेक्सुअल इंटरेस्ट है, उसको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो है फिजिकली लड़की बट उसको दूसरी लड़कियों में अट्रैक्शन दिखता है, उसको दूसरी लड़की के बॉडी में अट्रैक्शन दिखता है, उसको लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बिल्ड करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेस्बियन। इसका कारण क्या है, वही मैंने आपको बताया कि है फिजिकली लड़की लेकिन उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। और उसी तरीके से कुछ गे होते हैं, गे का मतलब क्या है, वो है लड़का लेकिन उसको लड़की के बजाय दूसरे लड़के पसंद आते हैं, खुद भी लड़का है लेकिन उसको लड़की के बजाय कौन पसंद आ रहा है, दूसरा लड़का, तो वो क्या कहलाएगा, गे। बायसेक्सुअल, ये कुछ अलग खिलाड़ी होते हैं ये लोग, बायसेक्सुअल यानी वो दोनों, उनको दोनों चलेगा, सेक्स करने के लिए लड़की मिल जाए वो भी चलेगा, लड़का मिल जाए वो भी चलेगा, उनका ये हिसाब होता है कि लड़की मिल जाए तो मैं इंटरकोर्स करूंगा,
कोई लड़का मिल जाए तो मैं कर लूँ या भाई तू कर ले चलेगा, तो वो बाइसेक्सुअल होते हैं, वो अलग किस्म के लोग हैं। और एक तीसरे होते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर यानी आमतौर से जो फिजिकली लड़के हैं, लड़कियां हैं, लेकिन उनके अंदर एक लड़का है। वो फिजिकली है लड़की बट उनके अंदर एक लड़का है। उनका उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनकी टॉक्स, उनका एटीट्यूड, इवन वो लड़की होने के बावजूद भी उनको ऐसे घनी घनी दाढ़ी आ रही है और अजीब सा पूरा एक पूरा वो हो रहा है, अलग सा पूरा मामला हो रहा है, तो वो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। उसी तरीके से फिजिकली है लड़का लेकिन उसके अंदर एक लड़की है। मतलब एक होता है ना कि वो ये पूरा मामला जो होता है ना वो एक्चुअली हार्मोन्स का मामला है। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, हार्मोनल प्रॉब्लम है। उस हार्मोन को सुधार दो, सब सही हो जाएगा। हार्मोन्स और लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम होता है ये। और क्वीर या क्वेश्चनिंग यानी ये वो लोग हैं जो इमोशनली अभी पता नहीं लगा पाए कि हम किस जेंडर में हैं। फिजिकली तो पता है उनको कि अपने वो सेक्स ऑर्गन को देख के बता सकते हैं कि मेरे पास मेल ऑर्गन है या फीमेल ऑर्गन है, बट इमोशनली अभी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको लग रहा है मेरे पास मेल ऑर्गन तो है बट मेरे को ना लड़की बनने में बहुत मजा आता है, मेरे पास फीमेल ऑर्गन तो है लेकिन मेरे को लड़के की तरह रहना है। तो वो जो है वो क्या रहते हैं, क्वीर होते हैं, क्वेश्चनिंग होते हैं। और असेक्सुअल यानी इनको सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बोलते हैं सब के सब जाओ तेल ले लो, मुझे ना लड़का चाहिए ना मुझे लड़की चाहिए, मुझे कोई चाहिए ही नहीं, मुझे सेक्स ही नहीं करना है। असेक्सुअल, उनको कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनको असेक्सुअल कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या ये बहुत नेगेटिव लोग हैं, ये जैसे ही दिखे इनको मारना चाहिए, फोड़ना चाहिए? नहीं, ये भी इंसान है, इनकी बॉडी में कुछ केमिकल प्रॉब्लम्स है, बस उस वजह से ये लोग ऐसे अलग सा बिहेवियर दिखा रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस ये लोग किसी बाउंड्री को ब्रीच ना करें और किसी नेगेटिव काम को ना करें, जब तक कोई क्राइम नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तब तक ये लोग भी नॉर्मल लोग हैं, इन्हें भी समाज में, सोसाइटी में रहने का अधिकार है। अनटिल एंड अनलेस ये लोगों की प्राइवेसी और प्राइवेट बाउंड्रीज को ब्रीच ना करें और कोई गलत काम ना करें तो फिर ये लोग भी सही है। हाँ, अब अगर ये किसी की प्राइवेट बाउंड्री को ब्रीच कर रहे हैं, किसी के बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किसी के साथ जबरदस्ती एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्राइम क्राइम होता है, चाहे वो आम इंसान करे या LGBTQ वाले, फिर वो उनको भी पनिशमेंट का मिलना ही है। तो ये पूरा जो था, ये यहाँ तक मुझे ये वीडियो बताना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है कि मैंने अभी क्या क्या बताया। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था, आप कमेंट में बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वीडियो को देखने के बाद। इन सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ और आती है जो आपको होमवर्क की तरह मैं दूंगा, आप उसके बारे में स्टडी करना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में क्या क्या कहता है। कुछ एक्ट्स होते हैं जिसमें एक होता है मैरिटल रेप के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कह रहा है। मैरिटल रेप क्या होता है, सिर्फ रेप क्या होता है, पॉक्सो एक्ट क्या है जिसमें छोटे बच्चों के साथ अगर आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो 18 साल से कम वालों के साथ तो आपको क्या क्या सजा मिलेगी। बहुत सारी चीजें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों के बारे में भी कही हुई है, भारतीय न्याय संहिता आप पढ़ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और वो कर देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। और अगर वीडियो में कुछ भी ऐसा नेगेटिव हो गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था या मैंने बोल दिया तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन एजुकेशन देना था और इस वीडियो से मेरा दूसरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपके कोई भी राय सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।